प्रांत आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम प्रस्तुत आयुर्वेदाभ्यसनम राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में मैं वैद्य राहुल गौली धुलिया से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र गत 6 महीनों से आयुर्वेद के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्ञानपूर्ण व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रही है। उसी कड़ी का आज 25वां अध्याय या 25वां व्याख्यान हम सुनने जा रहे हैं। ये जो 25वां व्याख्यान है हमारे सामने काय चिकित्सा विषय में जो जाने माने वैद्य है, वैद्य आदरणीय सुनील इनामदार सर, वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय है लंबर कैनल स्टेनोसिस आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी है वो काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस विषय को, और हम जो वैद्य आयुर्वेद प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छी तरह ये पेशेंट देखे जा रहे हैं और आयुर्वेद से काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है। और ये हमारे सामने माननीय सुनील इनामदार सर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे सभी आयुर्वेद क्षेत्र के कार्यक्रमों की शुरुआत हम धन्वंतरी स्तवन से करते हैं। तो मैं धन्वंतरी स्तवन के लिए वैद्य दीपाली, वैद्य सिया, वैद्य पूजा इनको आमंत्रित करता हूँ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चव्योमवातावनिवारिवह्निं पञ्चं प्रपञ्चात्मकं देहभाजं सन्तापसम्पातजराज्वरान्तकम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। धन्यवाद वैद्य सिया, दीपाली और पूजा। आज के हमारे इस व्याख्यान सत्र के उद्घाटक और मार्गदर्शक आदरणीय वैद्य राकेश जी पंडित है। इनका परिचय करने के लिए आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम प्रमुख वैद्य मनोज चौधरी सर को मैं निमंत्रित करता हूँ, वो आज के मार्गदर्शक जी का परिचय करा दें। धन्यवाद सर। नमस्कार। सबसे प्रथम मैं भारतीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम का आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के दायित्व के कारण आप सभी का आयुर्वेदाभ्यसनम राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करता हूं। खास करके मैं स्वागत करना चाहता हूं आज हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राकेश जी शर्मा उपस्थित है मार्गदर्शक के रूप में, और आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय वैद्य सुनील इनामदार सर भी यहाँ पे है। ये दुग्ध शर्करा योग हम कह सकते हैं। अंशतः मैं डॉक्टर राकेश जी का परिचय कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर राकेश जी एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व है जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा, प्रशासनिक सेवा तथा सांस्कृतिक संगठन के रूप में एक बहुआयामी व्यक्तित्व के तौर पे उल्लेखनीय योगदान उन्होंने स्थापित किया है। मूलतः आप हिमाचल प्रदेश की पावन धरा से संबंध रखने वाले हैं, और विशेषतः बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने MS तथा योग विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। खास करके शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ
उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुर्वेद विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए प्रशासनिक दक्षता एवं जन सेवा का परिचय हमें आप सभी को दिया है। खास करके उपनिदेशक के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर पंडित जी का योगदान केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद चिकित्सा परिषद तथा राष्ट्रीय आयुष आयोग में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य भी रहे हैं, जहां उन्होंने नीति निर्माण एवं आयुर्वेद के मानकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक एवं संगठनात्मक जीवन में भी उनका योगदान अत्यंत हम सभी को प्रेरणादायी है। बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने समाज सेवा का जीवन का अपना अभिन्न अंग बनाया। वर्ष 1988 से हिमगिरी कल्याण आश्रम के प्रांत सचिव के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात 2008 से 2013 तक आरोग्य भारती के हिमाचल प्रांत संयोजक के रूप में आपने दायित्व निर्वहन किया और संगठन को सशक्त आधार प्रदान किया। वर्ष 2013 से इन्होंने भारतीय आरोग्य भारती राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में, औषधीय वनस्पति आयाम प्रमुख के रूप में तथा राष्ट्रीय सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। उनके नेतृत्व, संगठन क्षमता और दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 से आप आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व आप निर्वहन कर रहे हैं। मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करते हुए अनुरोध करता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मेरे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरा चित्र ठीक से नहीं आ रहा, तो मैं आवाज अपनी बता रहा हूँ। आवाज में जी आप कंटिन्यू करें। हाँ, आरोग्य भारती भारतीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम के अंतर्गत आयोजित इस विशिष्ट लेक्चर श्रृंखला में आज मुख्य वक्ता के नाते उपस्थित डॉक्टर सुनील इनामदार जी, इस आयाम के प्रमुख श्री डॉक्टर चौधरी जी तथा इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी विद्यार्थी और चिकित्सक बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि एक महत्वपूर्ण काम और बहुत ही जिसका कि हमारे चिकित्सा क्षेत्र में महत्व है कि अपने ज्ञान को लगातार वर्धन करते रहना और नया नया जो इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको हमारी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपने जो श्रृंखला शुरू की है, इसके लिए आरोग्य भारती महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, खासकर जो एडवांसेड साइंस टेक्नोलॉजी और खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजी की में हुई है, उससे हमें अपने जो कार्य, हमारी जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको एक सिद्ध करने का, लोगों के सामने लाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो नई नई एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसका भी लाभ उठा के हम अपने ज्ञान विज्ञान को हम लोगों के सामने आज की भाषा में हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। हम देखते हैं दिन प्रतिदिन बहुत सारे जो हमारे सिद्धांत हैं वो प्रमाणित हुए जा रहे हैं। सारी दुनिया की जो भाषा है उस भाषा में हम उनको समझाने में सक्षम होते जा रहे हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हैं उसका हमें लाभ उठाना है, उससे हमें आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा निवेदन ये रहेगा कि हमें इसके साथ साथ जो अपनी मूल भावना है, अपने सिद्धांत हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। हमें चिकित्सा करते हुए, चाहे हम चिकित्सक बने, चाहे हम अध्यापक बने, चाहे हम अनुसंधान के क्षेत्र में जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाएं, जो हमारी मौलिकता है आयुर्वेद की, एक हमें वैद्य बन के रहना है। चाहे हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं या कुछ लगाएं, लेकिन जो मूल भाव से हमें वैद्य
बन के रहना है। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद के प्रति हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास और जो आयुर्वेद की अच्छाइयाँ हैं उसको हमें अपने जीवन में रखना है, अपनी प्रैक्टिस में रखना है, जो भी हम कार्य करते हों। इसके लिए जो ये आज हमारे बीच डॉक्टर सुनील इनामदार जी उपस्थित हैं, ऐसे विशेषज्ञ और तज्ञ लोगों के यदि हम विचार सुनते रहेंगे तो हमारा ज्ञान वर्धन होता रहेगा और आयुर्वेद के प्रति हमारी श्रद्धा बनती रहेगी। मैं एक और आप सब चिकित्सक बंधुओं तथा जो विद्यार्थी जुड़े हैं उसमें निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अपनी जो भी अनुभव है, हम चाहे विद्यार्थी हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जो चिकित्सा के हमारे अनुभव आते हैं उनको हमें लिखते रहना चाहिए, उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए और जो अच्छा कोई अनुभव हो उसको हमें लिखकर कहीं पब्लिश कराना चाहिए, चाहे न्यूज़पेपर में हो या कोई जर्नल्स हो। अगर आप सभी पेशेंट्स का रिकॉर्ड, अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड रखते हैं, बाद में उसको स्टडी करके एनालाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट चिकित्सा के क्षेत्र में हम दे पाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ी लैब या हॉस्पिटल सेटअप की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा क्लिनिक करने वाला जो चिकित्सक है वो भी अपने अनुभवों को इस तरह से यदि संकलित करता है और उनका एनालाइज करके उसको पब्लिश करवाता है तो एक अच्छी जानकारी, हमारा कंट्रीब्यूशन चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकता है। आप सब चिकित्सक बंधु हैं और चिकित्सा का क्षेत्र जो है, हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति में चिकित्सा और शिक्षा को सेवा का क्षेत्र माना जाता है। तो हम चाहे वैद्य हों, चाहे डॉक्टर हों या कुछ भी करें, तो रोगी और आम जनता के प्रति एक सेवा भाव हमारे मन में रहे। यदि इस लक्ष्य को हम चलते हैं तो हम जीवन में अवश्य सफल होंगे। इसके साथ ही मैं आज के इस वेबिनार की सफलता के लिए बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूं और मैं अब आयोजकों से निवेदन करता हूं कि कृपया वेबिनार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय राकेश जी पंडित सर, आपके अभिवचन हम सभी वैद्यों और विद्यार्थियों को प्रेरणादायी ठहरेंगे। इसके आगे में आज के हमारे व्याख्यान के प्रमुख वक्ता आदरणीय वैद्य सुनील इनामदार सर का परिचय करने जा रहा हूँ। आदरणीय इनामदार सर, आप मूलतः कोल्हापुर के रहवासी हैं। आपने आपका BMS पुणे यूनिवर्सिटी से 1990 में हुआ है। आप उस समय यूनिवर्सिटी के सब एग्जाम्स में अच्छी श्रेणी से टॉपर रहे हैं। उसी के साथ आपका MD जो है रसशास्त्र वैशज्य कल्पना में जामनगर यूनिवर्सिटी में रहा है और वहाँ पे आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। उसी के साथ आप बाहर अपनी मूल जगह पे फिर से प्रैक्टिस के लिए लौटे और गत 30 सालों से आप कोल्हापुर जैसे छोटे शहर में आयुर्वेद प्रसार और प्रचार का काम सुखायु आयुर्वेद प्रतिष्ठान के माध्यम से कर रहे हैं। आपको पुणे स्थित खड़ीवाले वैद्य प्रतिष्ठान से सम्मानित किया गया। उसी के साथ आपको आयुर्वेद प्रतिष्ठान केरला से आयुर्वेद की अच्छी चिकित्सा के लिए सम्मानित किया गया है। आप आर्य वैद्य कल्पशाला पुणे के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं आदरणीय वैद्य सुनील इनामदार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो लंबर कैनल स्टेनोसिस का जो विषय है हम सभी विद्यार्थी और वैद्यों को सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय सर। नमस्कार। Am I audible? यस सर, यस सर। नमस्कार, धन्यवाद वैद्य राहुल जी, एक छोटे वैद्य का बड़ा परिचय देने के लिए। मैं राकेश जी पंडित सर और आरोग्य भारती के सभी लोग और आज उपस्थित सुनने के लिए जो हमारे छात्रगण या विद्यार्थी मित्र या वैद्य मित्र जो है, उन सभी का तहे दिल से करता हूँ। और ये मेरा थोड़ा संबंध बढ़ाया
इसके लिए वैद्य मुंशी चौधरी का मैं विशेष आभारी हूँ। आज हम अगर देख रहे हैं तो आयुर्वेद के प्रति लोगों के मनों में श्रद्धा और विश्वास वो और बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट के सहयोग के कारण लोगों में को अपडेट करके हमारी सारी चिकित्सा व्यवस्था पद्धति को लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो आयुर्वेद को एक उन्नति, चरम उन्नति स्तर पे लेके हम जा सकते हैं। जैसे राकेश पंडित जी सर ने सही ढंग से बताया कि हमें थोड़ा डाटा कलेक्ट करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और वो लेके पब्लिश करके धीरे 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 उसमें आगे चलना चाहिए। लेकिन पेशेंट के लिए सबसे बड़ी क्लिनिकल जो इम्प्रूवमेंट मिलती है, उसमें जो राहत मिलती है, वो सबसे बड़ी बात होती है। आदमी बोलता है, लेकिन क्या ठीक हुआ क्या नहीं, ये वैद्य को भी जानना जरूरी है और रुग्ण को भी समझना जरूरी है। आजकल हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जितने भी डॉक्टर्स आते हैं या पेशेंट जो भी आते हैं या बाकी डॉक्टर्स आते हैं चिकित्सा के लिए, समझो आज हमने एक टॉपिक ले लिया है कटिशूल, इसके लिए उसका नाम लंबर केमोसिनोसिस लिख दिया है। तो एक कटिशूल, जैसे हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो मांसगत, अस्थिगत, मज्जागत, अश्रुजा, कंडरा, सिरागत, ये अनेक प्रकार के व्याधियां उसमें होते हैं। लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स से हम कौन से धातु तक कहाँ पहुंचे हैं, ये देखने में कई बार हमें थोड़ा सा उलझन सी हो जाती है। तो उलझन दूर होने के लिए हमें एमआरआई जैसे कुछ रिपोर्ट जो है ये मदद करते हैं। नेक्स्ट। तो आज का हमने ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि जितने भी आज इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स है, यहाँ एलोपैथी क्लेम करता है उनकी मास्टरी है, लेकिन नॉन इन्फेक्टिव डिसीज जो है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा होने वाला, इंश्योरेंस के दायरे में आने वाला और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाला, यानी उनका निग्रह स्थान और हमारा बल स्थान करके जो व्याधि है वो बैक पेन या कटिशूल, जैसे आप मन्याशूल समझो, पृष्ठशूल समझो, कटिशूल समझो, इस प्रकार के जो पेशेंट्स आते हैं ना वो सबसे ज्यादा आते हैं और बैठने की जीवन शैली की वजह से वो उससे हमेशा त्रस्त रहते हैं। तो आजकल पेशेंट जो आता है वो साइन और सिम्टम लेके जैसे आता है वैसे नहीं आता है। आजकल जो भी पेशेंट आता है वो एक एनाटॉमिकल उसके रिपोर्ट्स लेके आता है, वो हमारे यहाँ आके पूछता है डॉक्टर मुझे कमर दर्द है या ये दर्द है, वो नहीं बताता। वो बताता है कि आज मेरे एमआरआई में ऐसे ऐसे डिस्क आगे चली गई है, उसके लिए आपके पास उत्तर है क्या, वो वापस अंदर जाएगी या कैसे उसका काम होगा, उससे मुझे राहत मिलेगी या नहीं, मुझे काफी दर्द है वो कम होगा या नहीं, ये सारी चीजें वो एनाटॉमिकल एविडेंस की दृष्टि से मांगते हैं। आयुर्वेद में हमारा जो भी डायग्नोसिस रहता है वो प्रायः फिजियोलॉजिकल डायग्नोसिस रहता है। एनाटॉमिकल तौर पे हम थोड़ा सा एलोपैथी से थोड़े पीछे है। अगर उसको हम अच्छे से समझ के हमारे ट्रीटमेंट से क्या चेंज होने वाला है, क्या नहीं है, कितना फायदा होने वाला है, ये अगर लोगों को हम समझा सके तो मेरे ख्याल से आज के जमाने में वो सबसे बड़ी बात है और वही चीज है जो पेशेंट को आयुर्वेद के प्रति प्रवृत्त करेगी और जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसको हम सही ढंग से दिखाए तो पूरी दुनिया आज आयुर्वेद के साथ साथ ही चलेगी, आयुर्वेद लेने की ही मनीषा रखेगी और उसी से आगे चलेगी। क्योंकि हमारे रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन किस ढंग में, किस अवस्था में, किस रूप में, किस पूर्वावस्था में, किस प्रकार से करने चाहिए, इसका जो एक जैसे हम बोलते हैं कि स्टेजिंग और ग्रेडिंग, ये जो हमारे आयुर्वेद की बातें हैं इसमें हम थोड़ा पीछे हैं कि कौन से स्टेज में कौन सी दवा देनी है, किस प्रकार से देनी है, ये अगर हम समझे तो वो काफी अच्छा रहता है। तो इन चीजों को हम थोड़ा उदाहरण से देखें। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो किनारे खुद ब खुद मिल जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम रिपोर्ट की तरफ देखना शुरू करें आयुर्वेद की दृष्टि से कि एमआरआई रिपोर्ट में हमें रुग्ण की धातुगत अवस्था या संप्राप्ति देखने को मिलती है। वहां मांस धातु की अवस्था क्या है, मज्जा धातु की अवस्था क्या है,
और उसके साथ साथ इन दोनों का परस्पर अन्योन्यावरण हुआ है, उसमें क्षय हुआ है, वृद्धि हुआ है या दुष्टि हुआ है, ये सारी चीजें हम एमआरआई रिपोर्ट से जांच कर सकते हैं। पेशेंट सिम्टम वही लेके आता है कि पैरों में दर्द है, कमरशूल है, स्पैज्म है, पेन है, स्टिफनेस है, लक्षण वही रहेंगे, लेकिन उन लक्षणों में जो ज्यादातर सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ये क्यों होते हैं, ये धातुगतावस्था संप्राप्ति जानने से ही पता है। और ये धातुगतावस्था संप्राप्ति जो है ये एमआरआई रिपोर्ट से हमें देखने के लिए मिलती है। प्रायः जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें हम यही 4 चीजें देखते हैं कि एक उसमें अलाइनमेंट सही है या नहीं, फिर उसमें बोन की डेंसिटी सही है या नहीं, 3 उसका कर्वेचर स्पाइन का है वो सही है या नहीं, उसके साथ साथ उसका जो डिस्टेंस है जो वो ठीक है या नहीं, उसके अंदर जो डिस्क रहती है वो अपनी जगह है या वहां से थोड़ी आगे प्रोट्रूड या एक्सट्रूड या बल्ज कौन से अवस्था में है या नॉर्मल अवस्था में, ये अगर हम समझ सके तो हमें धातुगत संप्राप्ति और उसको ठीक होने के लिए क्या करना है इसके लिए बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है। मज्जा रज्जु के ऊपर वो उसका अगर प्रेशर आ रहा है तो वो कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, नहीं है या ना के बराबर है, ये सारी चीजें हमें एमआरआई दिखने के बाद पता चल जाती है और व्याधि की और लक्षण की तीव्रताएं कितनी है ये हम आगे देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ अगर हम नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं तो मज्जा धातु में जो दौर्बल्य है वो भी कितना ज्यादा है ये पता चलता है। खास करके जब डायबिटिक पेशेंट्स हो और उसका नर्व कंडक्शन स्टडी हम करते हैं, बहुत सालों से उसमें नर्व में मज्जा धातु में अगर विकृति होती है तो उसको ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो पेशेंट को मैंने 8 दिन बस्ती दिया, 10 दिन बस्ती दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी मज्जागत दृष्टि वहां ज्यादा है, इसके कारण नहीं हुआ। तो पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा है इसकी भी सटीक जानकारी हम एमआरआई से प्राप्त पेशेंट में इसी मदद मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो अलग अलग पेशेंट्स का जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड, अलग अलग पेशेंट्स का हम जैसे जैसे देखते जाते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बाकी चीजें पता चल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। Am I audible? नेक्स्ट स्लाइड लीजिए सर। हाँ अभी ठीक है। अभी हमने देखा कि नर्व कंडक्शन स्टडी में नर्व कंडक्शन कम है या उसमें है, ये सारी चीजें जैसे हम जान लेते हैं उससे हमें धातुगत अवस्था पता चलती है और पेशेंट कितने दिन में ठीक होगा ये भी पता चल सकता है। हर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि जैसे दर्द उसका कब होता है, सुबह होता है, दोपहर को होता है, शाम को होता है, मूवमेंट से पहले होता है या मूवमेंट के बाद होता है, इससे हमें पेशेंट्स में दर्द ज्यादा बढ़ने का कारण क्षय या धातु क्षय ये ज्यादा हो सकता है। किस पेशेंट में समझो कैसे पेशेंट में अगर कैंसर की हिस्ट्री ज्यादा दिखाई देती है तो या पहले कैंसर की हिस्ट्री है, उन लोगों में ये हमें देखना ज्यादा जरूरी होता है, तो उससे हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है। फिर असेसमेंट हम पेशेंट की करते हैं तो उसके साथ साथ उस पेशेंट में पहले हिस्ट्री में हमें इन्फेक्शन है या नहीं, ट्रॉमा है या नहीं, इनकॉन्टिनेंस है या नहीं, ये सारी चीजें उससे पता चल जाती है। फिर एज अगर ज्यादा है तो उसमें क्या ख्याल रखना है ये हम देखते हैं और ये देखने के बाद हम पेशेंट की असेसमेंट जो करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम पेशेंट की क्लिनिकल असेसमेंट जो है ये देखने में थोड़ा कम काम करते हैं। पेशेंट की पूरी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है स्पाइन की वो हमें देखने की जरूरत है। तो उसका सिटिंग में एग्जामिनेशन करो, सिटिंग में उसको क्या तकलीफ आती है, सीधा बैठ पाता है या नहीं, या तिरछा ही बैठ पाता है, किस ढंग से उसका सिटिंग है, वो स्टैंडिंग होता है तो खड़ा रहता है, उसको सपोर्ट के साथ खड़ा रहना पड़ता है या नहीं, भार वहन की क्षमता जैसे है या नहीं है। अगर वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसका ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा होने की संभावना उसमें ज्यादा रहती है।
फिर उसको खड़े रह के बाकी एक्टिव मूवमेंट्स जैसे फ्लेक्जन है, एक्सटेंशन है स्पाइन का, फिर लैटरल रोटेशन है, मीडियल रोटेशन है, ये सारी देखने की हमें जरूरत होती है। तो इसीलिए सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम से ज्यादा डर है तो नहीं, इसके साथ साथ पेशेंट के हर रेंज ऑफ मूवमेंट जो है इसको हमें करके देखने की जरूरत रहती है। जैसे आगे झुक के अगर दर्द होता है तो वो प्राय डिस्क का पेन होने की संभावना ज्यादा रहती है। पीछे झुकने के बाद ज्यादा पेन होता है, उसमें स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या स्पॉन्डिलोसिस होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बहुत सारी चीजें जो रहती है वो हमें उससे ज्यादा पता क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता रहते हैं। जैसे एक साइड में झुकने से अगर पता चल जाता है तो वो लैटरल रोटेशन में या उसमें जो फोरामिनल स्टेनोसिस है वो ज्यादा होने की संभावना रहती है। सीधा ज्यादा खड़ा भी नहीं हो पाता है, उसको थोड़ा आगे झुकना पड़ता है, इससे सेंट्रल कैनल में उसके मीन्स संप्राप्ति है, इस चीजों का पता चलता है। तो बैठने से उठने से धीरे धीरे उनके जो मूवमेंट्स है उससे हमें पता चल जाता है। जैसे उनको हमें उंगलियों के बल चलते बता देंगे, तब हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि इसके S4 S5 में क्या सिम्टम है। उसको जैसे तलवे पे हम चलने के लिए बोलेंगे या हील वॉकिंग करने के लिए बोलेंगे, उससे हमें उसका पता चल जाता है कि हाँ इसके दर्द जो है ये ऊपर से नीचे तक आ रहा है और L5 S1 में लोकेशन है। तो मूवमेंट से और दर्द कहाँ है इसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम पता कर पाते हैं तो कौन सी नर्व कहाँ दब गई है, इसका एग्जैक्ट लोकलाइजेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल लीजन जो है ये हम कह सकते हैं। इसलिए पैसिव मूवमेंट्स धीरे धीरे करके विद केयर एंड कॉशन आप देख सकते हैं। पेरिफेरल जॉइंट्स जो है स्टैंडिंग में आप देख सकते हैं। सैक्रोइलियक जॉइंट जो उसके बाजू में है उसका भी टेस्टिंग उतना ही जरूरी होता है, उनको मूवमेंट करके खड़े। फिर स्पेशल टेस्ट में स्टैंडिंग में वन लेग स्टैंडिंग टेस्ट करके लंबर एक्सटेंशन को करने के लिए बोलेंगे तो उससे में पता चलता है हाँ उसको L2 L3 में प्रॉब्लम है। फिर ऐसे धीरे धीरे आइसोमेट्रिक मूवमेंट जैसे प्रेशर देके उनको उठना बैठना ये चीजें हम बताते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स वीक है या हैमस्ट्रिंग्स वीक है या चेस्ट मैक्सिमस में ज्यादा तकलीफ है, ये चीजें हमें चलती हैं। स्पर्श से भी हमें पता चलता है कि इलियोसैक्रल बैंड का टाइट है या नहीं है। एक्सटेंशन में हम उसको चेक करेंगे तभी पता चलता है कि हाँ धीरे 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 एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब इसके कैनल में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, डिस्क थोड़ी आगे ज्यादा खिसक गई है, उसकी वजह से ये तकलीफ है। साइड फ्लेक्शन हम जब करते हैं तब पता चलता है कि हाँ इसके अगर एक्सटर्नल रोटेशन में और साइड मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो यहाँ नर्व उसकी जो है डाउनवर्ड रोटेशन में ट्विक हो गई है, इससे ये पता चलता है। इसके लिए सिटिंग में भी कुछ टेस्ट अलग से रहते हैं, आप उसको के ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन सीधा पैर अगर हम खड़ा करने के लिए बोलते हैं बैठे 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 और वो सीधा पैर अगर नहीं कर पाता है या तुरंत स्पैज्म आ जाता है तो उससे हमें चलता है कि नर्व रूट में उसका प्रेशर है। फिर सुपाइन लाइंग में उसको थोड़ा सा प्रेशर देके पैर धीरे धीरे ऊपर उठाओ, पैर हल्के से ऊपर उठाओ, भुजंगासन जैसे सर और गर्दन ऊपर उठाओ, पीठ थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाओ। इनसे हमें उस मसल की स्ट्रेंथ कितनी है, बल कितना है, टोन कितना है, ये सारी चीजें पता चलती है। क्योंकि मांस धातु की अवस्था इसमें मेजर इंपॉर्टेंट रहती है। अस्थि धातु के साथ साथ यहाँ मांस धातु भी धारण की क्षमता बढ़ाता है और अगर अस्थि धातु वीक हो जाता है तो मांस धातु के ऊपर ज्यादा प्रेशर आने की वजह से उसमें स्पैज्म लगातार आते रहते हैं और वही दर्द का कारण रहता है। तो अस्थि और मज्जा धातु इन दोनों की इस प्रकार से हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें काफी अच्छी उससे राहत मिलती है, मीन्स डायग्नोसिस के लिए अलग से क्ल्यू मिल जाते हैं। तो ये चीजें हम क्लिनिक में करते नहीं है, हम सिर्फ हाँ साइटिका है या पीठ का दर्द है या कमर का दर्द है, हाँ ये हो डिस्क हो गई अगर यही मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां हैं वो उस पेशेंट में रह सकती है जिससे हम बाकी सारे जॉइंट्स का स्कैन करके देख सकते हैं। जैसे पहले ऊपर से हम शुरुआत करते हैं, जैसे स्पाइन की मूवमेंट पहले हमने चेक की, उसके बाद उसके हिप जॉइंट की मूवमेंट जो है इसमें फ्लेक्जन है, एक्सटेंशन है, एब्डक्शन है, मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन से इसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट का अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर भी उसके साथ में है या नहीं। सिर्फ लैटरल और मीडियल रोटेशन से हमें इन चीजों का पता चल जाता है। तो हिप जॉइंट का पूरा फ्लेक्जन और एक्सटेंशन करने का कौन से मसल में हमें उससे पता चल जाता है। पहले स्पाइन फिर हिप और उसके बाद हमें नी जॉइंट की एग्जामिनेशन करना जरूरी है। नी जॉइंट में दो ही मूवमेंट ज्यादा रहते हैं, प्रसरण और आकुंचन संकोचा। तो वैसे फ्लेक्जन और एक्सटेंशन हम उसे नी जॉइंट का करते हैं, उससे हमें काफी हद तक उसका डायग्नोसिस पता चल जाता है। जैसे पूरा एक्सटेंशन हम करते हैं तो तुरंत हमें पता चलता है कि हाँ यस इसको
धीरे धीरे वो अच्छे से काम करना शुरू कर जाता है। तो इसीलिए उसके बाद में टो जॉइंट्स जो है उसकी मूवमेंट्स हम करते हैं। इसको देखना नहीं है, पेशेंट के साथ साथ सर आवाज वो लीव होके वापस ज्वाइन हो रहे हैं सर जी, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, प्लीज होल्ड ऑन। रिक्वेस्ट है कृपया बने रहे। हॅलो, हाँ आता येतोय सर आवाज? येतोय व्यवस्थित? हो सर येतो। तो इसके साथ साथ हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, फुट जॉइंट और टो जॉइंट, इन सब की अगर हम तैयारी करते हैं तो अच्छे से हमें पता चलता है कि कौन से लेवल पे पेशेंट को तकलीफ है। L1 L2 लेवल पे है, L2 L3 लेवल पे है, L3 L4 लेवल पे है, या L4 L5 लेवल पे है, L5 S1 लेवल पे है। इसके साथ साथ हमें दो और चीजें पूछनी पड़ती है कि अगर मोशन में कुछ तकलीफ है या नहीं, टॉयलेट कंट्रोल होती है या नहीं, यूरिन कंट्रोल होती है या नहीं। इन चीजों को जैसे हम उसको देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये आगे वाले जो सैक्रल प्लेक्सस के नर्व्स है वो भी उनके इंटैक्ट है और वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इस ढंग से हम उसको पता चल जाता है तो धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मीन्स एवरी लेवल ऑफ स्पाइन शुड बी स्कैन्ड बाय अ फिजिशियन। हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, फुट जॉइंट, टो जॉइंट, और उसके साथ साथ उसके मैटोम, जैसे अभी हिप फ्लेक्जन में प्रॉब्लम है तो L2 में प्रॉब्लम होता है। ऐसे हम उसको क्लिनिकली लोकेट जान सकते हैं कि कहाँ तक वो पहुंच रहा है। उसके बाद उसके स्पेशल टेस्ट जो भी है वो हम उसके साथ देख सके, बट्स में ज्यादा पेन है, रिफ्लेक्सेस उनके देख सकते हैं तो रिफ्लेक्सेस से हमें पता चलता है। जैसे पाल्पेशन से सुपाइन पोजिशन करेंगे तो स्टिफनेस कितना है ये हमें पता चलता है। उसका पैर धीरे रख के अगर हम धीरे धीरे अगर ऊपर उठाते हैं तब हमें उससे पता चलता है कि उनका ये बाकी का पोजीशन कैसे चल रहा है। इन सारी चीजों को हम उसको जान सकते हैं। पेरिफेरल सारे जॉइंट स्कैन करने के बाद हमें उनका जो मूवमेंट है ये काफी अच्छी तरह पता चल जाता है। धीरे धीरे जितने भी जॉइंट्स हैं उनको हम प्रेशर देके एक से धीरे से ऊपर उठा के अगर हम देखते हैं तो जॉइंट में प्ले है या नहीं है, या उस वक्त कैसे उसमें प्रेशर आता है वो भी हम जांच करते हैं तो वो पता चल जाता है। इसीलिए हर स्पाइन लेवल पे C1, C2, C3, C4 ऊपर से लेकर नीचे तक स्पाइन के हर बार में वहां प्रेशर देके अगर हम देख सकते हैं तो पाल्पेशन से भी हमें बहुत सारी चीजें अच्छी तरह पता चल जाती है और लोकलाइजेशन ऑफ लीजन काफी अच्छी तरह हो जाता है और उसमें हमें पता चल सकता है कि ये दर्द किस वजह से है और वहां लोकल ट्रीटमेंट की जरूरत है या उसको सार्वजनिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। इसके साथ साथ टेंडरनेस कितना है ये सारा देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले हम दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेतात रुग्णाम, पहले दर्शन से इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, स्पर्शन से समझ लेते हैं,
और बाकी प्रश्न करके बाकी सारी पूछे कि कितना बोझ उठा सकता है, कितना डिस्टेंस चल सकता है। जैसे स्पाइनल कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना टाइम वॉक कर सकते हो, 5 मिनट चलने के बाद ही बैठना पड़ता है या नहीं, ये जो है कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। इसीलिए दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इन तीनों रूप से पूरे स्पाइनल कैनल को, भले पेशेंट को सिर्फ साइटिका की ही तकलीफ का न हो, पृष्ठशूल की भी तकलीफ हो या सर्वाइकल पेन की भी तकलीफ हो, आपको ये सारी चीजें स्कैन करके ईच एंड एवरी मसल्स और रिफ्लेक्सेस पाल्पेट करके ईच जॉइंट की मूवमेंट करके देखना काफी जरूरी होता है। इसमें हम कहीं भी मिस हो गए तो कहीं ना कहीं हम मेजर डायग्नोसिस उसका मिस कर पाते हैं। मीन्स रुग्ण परीक्षा के बाद जैसे हम रोगम आदौ परीक्षितो तो अनंतरम औषधम, तो रोग की परीक्षा हम करते हैं तो रोग हमारे यहाँ पता चल जाता है कि चलो ये स्पाइन है, उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर में है, उसके अफेक्टेड फ्रैक्चर्स है, उसमें ये तकलीफ है। तो हमारी दृष्टि से यहाँ रक्त, मेद, मीन्स अस्थि, मज्जा, इन धातुओं में दुष्टि होने की संभावना होता है। तो इन धातुओं के दृष्टि के जो कारण रहते हैं वो ज्यादा खट्टा मीठा सॉल्टी खाना या ज्यादा पोषक अन्न नहीं मिलना या समय पे नहीं खाना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन इसके साथ साथ स्पाइन डिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट मानस हेतु भी रहता है। जैसे घर में कई बार सासू के घर मेहमान आते हैं तो सुनबाई के पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है, बहू के पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर कई बार बहू के घर से रिश्तेदार आते हैं तो सासूबाई के पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है, सास के पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार इन चीजों में मानस हेतु का भी परीक्षण करना जरूरी होता है। जिन लोगों में स्पाइन में एमआरआई में कुछ नहीं मिलता, उनमें मानसिक रूप से होने की जरूरी रह सकती है। फिर जैसे हम एमआरआई करते हैं या देखते हैं तो उसमें इस प्रकार के अलग अलग चीजें हमें दिखाई देती है कि इसमें हम स्पाइनल कैनल डायमीटर सबसे पहले देखते हैं, स्पाइन की अलाइनमेंट देख सकते हैं, कहाँ डिस्क ज्यादा से है ये देख सकते हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, कहाँ से ऊपर से नीचे तक कहाँ कहाँ कितना नॉर्मल डिस्टेंस रहता है। वैसे स्पाइनल कैलेंडर लगभग 2 सेंटीमीटर का रहता है और वो धीरे 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 कम हो जाता है, और 1 सेंटीमीटर से नीचे जब आता है तभी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो ज्यादा दर्द जब होता है तभी ये सारी चीजें हमें तकलीफ देना शुरू करती है। नेक्स्ट, तो हमें स्पाइनल कॉर्ड का डायमीटर कितना है, डायमेंशन कितना है, डिस्क कहाँ कितनी खिस गई है, क्यों कस गई है, उसके साथ साथ लैटरल रोटेशन में और उसके स्पाइन के बाजू में हमें देखना पड़ता है कि वहां उसके ऊपर कॉम्प्रेशन कितना आता है। अपवर्ड कॉम्प्रेशन तो क्या है, लैटरल कॉम्प्रेशन है तो क्या है। जैसे कई बार लैटरल कॉम्प्रेशन आता है तो वो उसमें हमें दिखाई देता है कि लैटरल कॉम्प्रेशन अगर ज्यादा होता है तो वहां से लैटरल तो वहां से पेन टच टेम्परेचर जाता है, तो वहां पैरास्थेसियास जो है, टिंगलिंग, नमनेस, सुप्ति, ये सारे लक्षण उसी में ज्यादा पाए जाते हैं। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट ज्यादा होती है तो उसमें नर्व रूट में पेन, ये सिम्टम ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए डिस्क की मूवमेंट किस दिशा में हुई है, कैसे हुई है, इससे हम पता कर सकते हैं। जैसे इस एमआरआई में हम देख रहे हैं कि वहां L5 S1 के बीच का डिस्क जो है वो ज्यादा और कोनिकली दब गया है। तो इस प्रकार के कॉम्प्रेशन को हम जब देखते हैं तो ये ज्यादा सीवियर माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्पाइनल कैनल जो है वो डिस्क की वजह से एक्सट्रूडेड डिस्क की, डिस्क में 4 चीजें, एक नॉर्मल डिस्क रहेगी, बल्ज होगी हुई, थोड़ा बाहर आके प्रोट्रूड हो जाती है, और लास्ट में ये एक्सट्रूड होके बीच में जो न्यूक्लियस पल्पस है वो पूरा ब्रेक होके अंदर आ जाता है। तो इस अवस्था में हमारे पास पेशेंट आता है, तो हमारी ट्रीटमेंट के बाद धीरे 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 ये पूरा चला जाता है या नहीं, ये भी देखना बाद में एमआरआई करके हम देखते हैं तो उसमें काफी अच्छी राहत हमें मिलती है। इसलिए डायग्नोसिस में संप्राप्ति कहाँ हुई है, कितनी हुई है, ये देखना जरूरी होता है। तो संप्राप्ति में हम अगर आगे झुकते हैं या फ्लेक्जन इंजरी है उसमें कुछ चीजें अलग रहती है, एक्सटेंशन इंजरी है उसमें कुछ चीजें अलग रहती है। तो ये फ्लेक्जन और एक्सटेंशन इंजरी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ये ज्यादा करके हमें पाई जाती है और उसमें ज्यादा दर्द दिखाई देता है। कोई लैटरल फ्लेक्जन में जाता है तो पूरा एक साइड में बेंडिंग होके दर्द होना शुरू हो जाता है। तो डिस्क किस तरीके से कॉम्प्रेस हो जाती है, एक्सटेंशन में, फ्लेक्जन में, लैटरल या रोटेशन में, ये इंपॉर्टेंट करता है कि वो कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की आघातज संप्राप्ति स्पाइन में ज्यादा रहती है। निदान सेवन से भी होती है, लेकिन निदान सेवन से धातु शैथिल्य और धातु दौर्बल्य होता है, और बाकी चीजों के कारण उसमें धीरे 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 संप्राप्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। तो धातु शैथिल्य के लिए वो कारण है, लेकिन धातु दुष्टि के लिए, आगे संप्राप्ति बढ़ने के लिए आगंतुज हेतु
प्रायः स्पाइन डिसीजेस में या लंबर कैनल स्टेनोसिस में या इसमें ज्यादा होना शुरू होता है। और उसके दो ही लक्षण वैसे रहते हैं, पेन है, स्पैज्म है, स्टिफनेस है, ये है। लेकिन पेन और स्पैज्म इनका रिकरेंट साइकिल चलता रहता है। अगर रक्त, मेद और मांस दृष्टि होती है, उससे वात प्रकोप होता है, तो उससे रुक्ष गुण जब ज्यादा बढ़ता है तो पेन होना शुरू हो जाता है। शीत गुण का जब साहचर्य ज्यादा रहता है तो स्पैज्म आना शुरू हो जाता है। तो इम्पीचमेंट उसके साथ साथ होना शुरू हो जाता है। और वो एक बार इम्पीचमेंट नर्व रूट का हो जाता है तो फिर आगे जाके वो धीरे 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 पेन का कारण हो जाता है। जब वो नर्व रूट में इम्पीचमेंट करेगी तब ज्यादा, जैसे शूटिंग पेन हम बोलते हैं, वो दिखाई देना हमें शुरू करेगा। अगर वो कम है, इसका मतलब डिस्क का कॉम्प्रेशन सीधा नर्व रूट के ऊपर नहीं है, वो थिकल सैप के ऊपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना शुरू हो गया है। अगर इम्पीचमेंट सेंसरी नर्व रूट में है तो उसमें पैरासिस जैसे पिंस एंड नीडल्स, टिंगलिंग एंड नमनेस शुरू हो जाता है। सेंसरी नर्व रूट इम्पीचमेंट से ज्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन मोटर नर्व रूट इम्पीचमेंट होती है तो पेशेंट को एगोनी पेन होना शुरू हो जाता है। तो सडन फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, उससे वेट इन हैंड्स अगर ये रहता है और वो उसके एब्नॉर्मल प्रेशर बढ़ता है तो वर्टेब्रल और इंटरवर्टेब्रल डिस्क के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। दे आर टेंड टू क्रैक इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड what is the central jelly tends to ooze out from the cracks of that vessel. So that is called as desiccation of disc. So first there will be the desiccation of disc और उस desiccation के बाद में धीरे 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 सेंट्रल जेली उससे अंदर आती है और कई बार किस झटके से काम करने के बाद वो पूरा का पूरा टूट जाती है और सेंट्रल जेली जो है स्पाइनल कैनल में ऊज आउट हो जाती है, जिससे स्पाइनल कैनल में प्रेशर आ जाता है और स्पाइनल कैनल का फ्लूइड जो है वो चेंज होना जाता है और चेंज होना शुरू हो जाता है और नर्व रूट्स उसमें जो फ्लोटिंग रहते हैं उसमें उसका कॉम्प्रेशन होना शुरू हो जाता है। आजकल के नए तकनीक से स्पाइनल कैनल के लिक्विड में कितना लेवल में चेंज आ गया है और वो लिक्विड की लेवल हम वापस नॉर्मल कर सकते हैं ना, यहाँ तक आज आधुनिक तकनीक से हम हमारे ट्रीटमेंट के बस्सी ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो ये स्पाइनल कैनल प्रेशर जो है, स्पाइनल फ्लूइड है, उसमें कितनी कमी आई है ये भी हम उससे जान सकते हैं। तो धीरे धीरे ये कॉम्प्रेशन जैसे जैसे स्पाइनल रूट्स में बढ़ता जाता है तो धीरे 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 वो नर्व रूट को दबाता है और धीरे धीरे नर्व रूट में उसका ये बाकी होना बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके साथ साथ जब ये पूरा हो जाता है तब ये पेन बढ़ता है। तो ये पेलिमेंट्स ऑफ पेन्स इसमें क्या होता है, ये साइनोवर्टेब्रल नर्व्स जो रहते हैं ये प्राइमरी इनर्वेशन और डिस्क के जगह रहते हैं। दे आर ट्रैवल रोस्ट्रली एट 2 लेवल्स एंड कॉर्डियली एट 3 लेवल्स। पोस्टीरियर रैमी जो सर्कमफ्लेक्स एक्सटेंड होती है वो फैसेटल जॉइंट्स की तरफ जाते हैं, इसलिए कई बार फैसेटल जॉइंट्स में पेन रहता है, वो पूरा का पूरा ठीक होना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए पोटेंशियल ऑटोनॉमिक इनपुट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन बर्निंग, शॉक या वहां जो चेंजेस दिखाई देते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे ये साइटिका जैसे हम इसको बोलते हैं, वो रिजल्ट बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल इरिटेशन रहता है। तो उसका मैकेनिकल और केमिकल इरिटेशन अगर ठीक हो जाता है तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी डायग्नोस्टिक कंसिडरेशन में क्या करना होता है कि दो चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देखना है कि कुछ चीजें हमें फिजियोलॉजिकल एविडेंस देती है और कुछ चीजें एनाटॉमिकल एविडेंस देती है। जैसे एमआरआई में हमें एनाटॉमिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें कुछ फिजियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं। इसीलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उसका मेजरमेंट जो सर्कमफरेंस डिस्क का है वो इंपॉर्टेंट है, उनके रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट है, जिसके हमें उनका बल्क, टोन, स्ट्रेंथ, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी हो गई है वो इंपॉर्टेंट। अगर मसल ज्यादा फ्लासिड हो रहे हैं तो हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, वहां ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। मसल का टोन अगर अच्छा है तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। इसीलिए रिफ्लेक्सेस, उसके बाद स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट जिससे प्रेशर कितना आया है, क्रॉस लेग रेसिलर टेस्ट, मोटर और सेंसरी न्यूरोपैथी उसमें कितनी है ये जैसे देखते हैं, वैसे उसके साथ साथ लैब के कुछ टेस्ट भी जरूरी होते हैं। जैसे ईएसआर से हमें पता चलता है बहुत ज्यादा बढ़ता है तो स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, या बोन मैरो के भी कुछ बीमारियां हो सकती है जिसके कारण उसका पैनसाइटोपेनिया उन चीजों में हो सकता है। तो इन चीजों को देखना होता है। इसके बाद उसका बोन स्कैन हम करते हैं या इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन में काफी अच्छी तरह, इसलिए और एमआरआई ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद हमें
कुछ जगह बहुत सावधानी बरतनी चाहिए या बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जैसे कुछ रेड फ्लैग्स हम बोलते हैं कि अगर ब्लैडर और बॉवेल कंट्रोल जो है इस पेशेंट का कम हुआ है तो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर सैडल एनेस्थीसिया है या उसको वहां कुछ पता ही नहीं चल रहा है सेंसेशन और नर्व्स का, तो वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फुट ड्रॉप होता है तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हिस्ट्री ऑफ कैंसर है तो उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रिसेंट उसमें अगर ब्लैडर डिस्फंक्शन हो रहा है या ब्लैडर और बॉवेल के चेंजेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हम पेशेंट को बस्ती देते हैं और वो रिटेन नहीं होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये बस्ती रिटेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका एनस उसको होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए S1 S2 में उसके ज्यादा फर्क है। तो उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है ये हमें पता चल जाती है। अगर बस्ती रिटेन नहीं है तो वात बढ़ रहा है ऐसे मत सोचो, उसके साथ साथ अगर उसका कंट्रोल नहीं है तो एक फिंगर डाल के एनल रिफ्लेक्स और एनल फंक्शंस उसके चेक करो। अगर एनल पूरा उसको होल्ड कर सकता है, उंगली को दबा सकता है, तभी पेशेंट को हमें आगे ट्रीटमेंट देना है। अगर वो उसको बिल्कुल दबा नहीं सकता है तो उसके लिए हमें वापस इन्वेस्टिगेशन करके सोचना पड़ता है कि हाँ इसमें हमारी ट्रीटमेंट आगे बढ़ाए या उसको आगे कुछ करने की जरूरत है या नहीं। तो इस चीज में जैसे कॉडा इक्विना सिंड्रोम हम बोलते हैं, इस प्रकार के केसेस में हमें इनको देखने की ज्यादा जरूरत रहती है और वो हम सही ढंग से देते हैं तभी हमें उसको पता चल जाता है कि हमें उसके लिए क्या करना है। तो इसमें फेवरेबल फीचर्स कौन से हैं, अनफेवरेबल फीचर कौन से, न्यूट्रल फीचर्स कौन से, इसकी तरफ से हम डायग्नोसिस करते हैं। तो क्रॉस लेग एसएलआर अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ध्यान देने वाली चीजें जो है कि एक्चुअल उस पे डिस्क का साइज कितना बड़ा है, कॉम्प्रेशन कितना है, ये अगर हम देखते हैं तो उसी से हमें ज्यादा करके पता चल जाता है कि चलो इसमें हमें ये है। और जो लंबर डिस्क हार्निशन जो हुआ है उसका मटेरियल कितना है और उसका कॉम्प्रेशन कितना है, ये अगर हम समझ सकते हैं तो उससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो डिग्री ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो रहती है ये इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसको हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि लक्षणों को हम काफी अच्छी तरह समझें, फेवरेबल कौन से है, अनफेवरेबल साइन सिम्टम्स कौन से है, और उसके 2-3 दिन के ट्रीटमेंट में अगर इंप्रूवमेंट हो जाती है तो हम उसको ट्रीटमेंट अच्छा कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ एसएलआर जो है ये आप देखिए, रिस्पॉन्स टू द बेड रेस्ट क्या है ये देखिए। पहले बेड रेस्ट जैसा बहुत मैंडेटरी माना जाता था, अब ये नहीं। अर्लियर मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, हिज मूवमेंट शुड बी रिस्टोर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, ये अभी नया रूल है जिसको हम पहले से फॉलो करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजों में ध्यान देने के लिए ये है, कुछ कैवेट्स है कि डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन द बैक प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टू रिड्यूस पेन इन दोज पेशेंट्स हु आर एक्सट्रीमली इनएक्टिव। तो इनएक्टिव पेशेंट है तो उसको पहले धीरे धीरे एक्टिवेट करने की जरूरत है। कन्विंस दैट देयर इज नथिंग डेंजरस, वहां कुछ पैरालिसिस जैसा या बाकी जो होता है वो नहीं होता है। कई बार एलोपैथी डॉक्टर्स उसके मन में फियर फैक्टर डाल देते कि ये ज्यादा रहा तो आगे दोनों पैरों से चल नहीं सकेंगे, ये तकलीफ होगी या बाकी होगा, तो उसके मन से ये डर आप निकाल दोगे तो उसमें काफी अच्छे देखा था। यूजिंग बैक इज वेरी बेनिफिशियल एंड सेफ, ये उसको कन्विंस करना पड़ता है। और मैनेजिंग बैक पेन इज जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ सम वीक्स और मंथ्स, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग फॉर मैराथन। तो धीरे 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 आपको स्पाइन के हर एक मसल को आपको ट्रीट करना है और हर एक मूवमेंट करके उसको काम में लाना है। ये सबसे बड़ी बात है, ये पेशेंट के मन में हमें बिल्कुल अच्छी तरह इनग्रेव करनी चाहिए या उसके मन में पता कर लेनी चाहिए। जब वो एक बार उसके मन में आता है धीरे धीरे इसके मूवमेंट्स अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और उसमें तकलीफ कम हो जाती है। नेक्स्ट वन। तो इसके मैनेजमेंट हम कैसे करें? आयुर्वेद में एक संतर्पणश्चात्र द्वितीय अपतर्पण, हम उसी ढंग से सारी चीजों को देखते हैं। तो स्पाइन्स ये तो संधि की व्याधियां हैं और उसके स्ट्रक्चर्स जो है ये सारे मध्यम मार्गगत व्याधि है। इसमें संतर्पण जैसे प्लेंटी और एक्सेस खाने पर जो बैठ के काम करने वाले सीडेंटरी लाइफस्टाइल होते हैं उनमें संतर्पण परिकर दिखाई देती है। और कुछ लोगों में ज्यादा काम करने वाले मजदूर है, खेत में काम करने वाले, उनमें डिप्लीशन डिजेनरेटिव या डीके वाले चेंजेस जो है ये ज्यादा जाते हैं। इन दोनों कारणों में वात की प्रक्रिया जो है ये बाकी बढ़ती है, उसको हम बाकी जाके देख सकते हैं। तो इसमें संतर्पण जन्य मार्गाव जन्य वात प्रकोप दिखाई देता है। एग्रीवेटेड रहता है, कई बार अभ्यंग करते तो भी उनको तकलीफ होती है, हीट से वो कंडीशंस रिलीव हो जाती है। अपतर्पण धातु एक्शन में अभ्यंग हॉट पोमेंटेशन इनसे उनको ठीक होना शुरू हो जाता है।
इस ढंग से हम उसको संतर्पण अपतर्पण जन्य में देख लेते हैं, लेकिन हेतु से हमें संतर्पण जन्य है या अपतर्पण जन्य है इनसे पता चलता है। उस डिस्क का संतर्पण कैसे हुआ है, बोन की डेंसिटी क्या है, ये भी हमें उसको देखने के बाद पता चल जाता है। नेक्स्ट वन। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें अपतर्पण जन्य संधिगत बात है, इसको हम पेन और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ज्यादा पाए जाते हैं, मे बी एसोसिएटेड पेन, और समटाइम उसमें पेन ज्यादा रहता भी नहीं है। मूवमेंट क्रैकलिंग जॉइंट जो रहते हैं संधि में, जैसे हम आटो बोलते हैं, वो उनमें ज्यादा दिखने लगता है। कई बार वीकनेस और वेस्टिंग ऑफ मसल्स जो रहते हैं वो दिखाई देता है, उससे कई बार उनके पोस्चर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से धीरे 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 उन पेशेंट्स में ये सारे चेंजेस जो है, जिसको हम दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से कैसे देखना है हमने पीछे सुन लिया है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रेडियो एक्सोलॉजिकल एग्जामिनेशन ये सभी पेशेंट्स में मैंडेट रहता है। स्पेसिफिकली कब एमआरआई करना है कब नहीं, इसके दो ही क्राइटेरिया हैं। जब पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है तब उसमें ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। वो न्यूरोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल आप एक्सरे एमआरआई सभी पेशेंट में कर सकते हैं, लेकिन एमआरआई तब करो जब पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं, और एक्सट्रीम मूवमेंट जैसे स्क्वेटिंग है या चलना है, बाकी सारे चल रहे हैं, क्लाइंबिंग डाउनस्टेयर्स, अब ये डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है, तो उनमें ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन। संधि जैसे अपतर्पणजन्य या देखा वैसे संतर्पणजन्य हम देखते तो पेन और स्पैजम जॉइंट्स में रहता है, हेवीनेस रहता है, पेनफुल रहता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स रहता है, क्योंकि संतर्पणजन्य वाले लोग मूवमेंट कम करते हैं। कई बार रेडनेस और हॉटनेस जॉइंट में दिखाई देता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देता है, अरुचि का लक्षण दिखाई दे सकता है, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी इन यूरिनेशन उनमें ज्यादा रहता है, क्लेद और में ज्यादा बड़ा होने की वजह से, हेवीनेस इन द एब्डोमेन रहता है, जैसे भी थोड़ा मसाज करे कुछ करे तो भी उनको ज्यादा तकलीफ होती है ऐसे लगता है, एसी में बैठते हैं ज्यादा देर थोड़ा कहते हैं तो, या आइस पैक से सेकते हैं तो भी उनकी कंडीशन बढ़ जाती है, रेस्ट ज्यादा लेते हैं तो भी उनकी कंडीशन ज्यादा बढ़ती है। पोल्टिस या जैसे हम उसको हीट थेरेपी दे दे तो कई बार उनको थोड़ा ठीक लगता है, कई बार नहीं लगता है। फास्टिंग से करे, थोड़ा लिटिल डाइट दे तो उनको ज्यादा हल्का लगना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उनका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पर संतर्पण अपजन के साथ साथ जो आगे मांस, मेद और अस्थि और मज्जा में जो विकृतियां पाई जाती है उसके तरफ देख के ही हमें ट्रीटमेंट करना ज्यादा सही रहता है। नेक्स्ट वन। तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, नो मोर बेड रेस्ट देन 2 to 3 डेज, 3 दिन से ज्यादा बेड रेस्ट नहीं देना है। ट्रायल ऑफ अगर पेन किलर आप देना चाहते हो 2-3 दिन से ज्यादा वीक्स ज्यादा नहीं दे सकते, 3-4 दिन या 5वें दिन के बाद ही हम बाकी दवाइयां बंद कर देते हैं। बहुत ज्यादा जिनको पेन है सिर्फ उन्हीं में थोड़ा बहुत चालू रख सकते हैं। फिजिकल थेरेपी और कंडीशनिंग धीरे धीरे उनको शुरू करनी चाहिए। न रूट इंजेक्शन वो कई बार डॉक्टर्स देते हैं, वो भी अटेम्प्ट करें, कई बार वो लोग ज्यादा पेन है तो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम ट्रीटमेंट के लिए उनको इंसिस्ट करते हैं और पंचकर्म जैसे स्नेहन, स्वेदन, बस्ती देते हैं तो उससे ज्यादा होता है। लेकिन हम ये ट्रीटमेंट करने के बाद कितना फर्क आता है और एपिडेमिक कितना है, इसके ऊपर डाटा हमें करना पड़ता है और केस टू केस वेरिएशन पे हम देख सकते हैं। अभी हमारे पास ट्रीटमेंट में सबसे पहला है कि आश्वासन दे दो, एश्योर दैट देयर इज नथिंग टू फियर, make him comfortable. His activity tolerance can be achieved only by overcoming the avoiding debilation of inactivity. तो inactivity के कारण ये हुआ है, धीरे धीरे एक्टिविटी करोगे ये सारी चीजें ठीक हो सकती है। 3 to 4 वीक्स में जनरल कंडीशनिंग उसका अच्छा हो जाएगा। 6 to 8 वॉक्स में स्पीड वॉक, स्टेशनरी साइकिलिंग, जॉगिंग अगर करना वो शुरू कर सकता है। 4 और 5th वीक में स्पेसिफिक मसल ट्रेनिंग उसको हम देते हैं तो उससे अच्छा जाता है। नेक्स्ट फेज में कोर मसल्स और नेक मसल्स का हम वर्किंग कर सकेंगे, और बाद में हार्ड वर्क के लिए खेती में काम करते घूमते उसके लिए हम 6 to 8 वीक्स में हम पेशेंट को भेज सकते हैं। इसलिए 4 to 8 वीक्स में आपका पेशेंट पूरी तरह अच्छा हो जाता है, जिसके लिए हम हमारे पास स्नेहन, स्वेदन, अग्निकर्म, उपानाह, बंध, कटिबस्थि, मन्य, रक्तमोक्षण, इतनी सारी चीजें हैं। पहले अवस्था में जैसे रक्तमोक्षण करते थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, या अग्निकर्म करते तो थोड़े दिन के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन धातु क्षय जो है वो जब तक ठीक नहीं होता तब तक पेशेंट पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए वायु धातु क्षय का मार्गक्षय देने के लिए उसके स्नेहन की जरूरत यहाँ ज्यादा रहती है। तो मेजर कंसिडरिंग फैक्टर जो है इसमें पेन कितना है,
है, स्टिफनेस कितना है, ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। उसके साथ साथ अगर सप्तपंजन्य अवस्था है तो उसमें दीपन, पाचन और अग्निवर्धन कल्प, जैसे यहाँ विष्णुदुक वटी है या अग्नितुंडी वटी है, इसके जैसे दीपन पाचन करने वाले और स्रोतोविशोधन करने वाले और वेदना शामक द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट उसमें मिल जाता है। इससे जो वात जो अवरुद्ध हुआ है स्रोतों में उसका अनुलोमन होना जाता है और धीरे 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 वात का अनुलोमन सही, मूड वात का अनुलोमन होने के बाद दर्द होना ठीक हो जाता है। इसलिए एक्यूट स्टेज में जब पेन ज्यादा बढ़ता है या स्टिफनेस ज्यादा बढ़ता है तो पिंड स्वेद से इसका रिपेयर अच्छा हो सकता है, क्योंकि पेन, टच, टेम्परेचर ये तीनों साथ में चलते हैं नर्व रूट के द्वारा। तो उसको अगर हम ज्यादा लोकल सेंसरी डर्मेटोम पे मसाज देते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है पेन का मॉड्यूलेशन होना शुरू हो जाता है और आगे जाके हमें पेन किलर देने की भी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वहां से मसल के सेंसरी डर्मेटोम्स को हम स्टिमुलेट करते हैं तो पेन टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो धीरे 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 उसमें काफी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाता है। थर्ड या फोर्थ डे में वापस स्पैज़म आना भी रुक जाता है। तो पिंड स्वेद दे सकते हैं, जैसे वहां राग रुझा है तो लीच एप्लीकेशन करके डीकंजेशन वहां का कर सकते हैं। प्रॉपर डाइटरी एडवाइस देके 4-5 वातवर्धक पूरा आहार देना बंद कर सकते हैं, सिर्फ गर्म पानी पीने के लिए बोल सकते हैं। अभ्यंग और स्वेदन हम कर सकते हैं। तो एवरी सीजन उसको हम बस कोर्स करने के लिए बोलते हैं तो धीरे 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 उसका रिकरेंस होना भी रुक जा सकता है। इस तरीके से हम प्रायः सारी व्याधियों में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। All this condition generally responds well to the स्नेहन। तो इसीलिए स्नेहन दो प्रकार, जैसे हम इंटरनल स्नेह भी दे सकते हैं और लोकल स्नेह भी दे सकते हैं। जैसे इंटरनल स्नेह में तिक्त, घृत, क्षीर बस्तियों का प्रयोग अस्त्याचरणाम व्याधि नाम पंचकर्माणि भेषम सर्गति, तो उसकी तरफ से तो गुग्गुल तिक्तक, महातिक्तक, तिक्तक, पंचतिक्त, ये सारे घृतों का उपयोग हम जो है वो संतर पंजन्य व्याधि में कर सकते हैं। अपतर पंजन्य बला घृत, अश्वगंधादि घृत, ये बाकी घृत जो अश्वगंधादि घृत इनका काफी अच्छा मात्रा में उपयोग होता है। जैसे लाक्षादि घृत का काफी अच्छा उपयोग हो सकता है। तो डिजेनरेटिव पैथोलॉजी है तो उसमें अनुवासन बस्ती है, बलाघृत तेल का है, ये सादा अच्छा काम कर सकता है। तो जैसे हम वात के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। और दीर्घकालीन धातु क्षय जो है तो उसको यापन बस्ती से जैसे कोई अच्छी चिकित्सा इसमें है ही नहीं। अगर हम उसको यापन बस्ती 15 दिन या 1 महीने के लिए देते हैं तो उससे जो रिप्लेनिश, उसके जो डिप्लीटेड धातुज है वो हो जाते हैं, वात का कंट्रोल अच्छा आता है, धातु क्षय ठीक होता है और वापस पेशेंट को वो हो जाता है। वो जो वृद्धि होती है, नरिशिंग एक्टिविटी, तुष्टि पुष्टि बलोदय उसमें हो जाता है। इसीलिए माउस रस डाके अगर यापन बस्ती हम देते हैं तो जिनमें ज्यादा स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है, सीवियर डिस्क डिजेनरेशन जिनमें हो गया है या डिजेनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर जिस पेशेंट्स में है, उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे आभा है, गोक्षुर है, अश्वगंधा है, महायोगराज गुगुल है, रासनादि गुगुल है, पंचामृत लोह गुगुल है, इस जैसे कल्पों का हम उसमें अच्छा सा उपयोग कर सकते हैं। अभ्यंग के लिए कई बार अगर ज्यादा डीप स्नेहन जाना है 80 मज्जा तक तो तेल और घी ऐसा दोनों मिलकर यमक स्नेह का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उनका फायदा उसमें ज्यादा हो जाता है। तो तेल और घी ऐसा मिक्स करके यमक स्नेह का बस्ती भी हम देते हैं जिससे काफी अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे लाक्षादि तेल और महातिक्त घृत, इनका आप करोगे, या लाक्षादि तेल लाक्षादि घृत या लाक्षादि तेल अश्वगंधादि घृत, ऐसे संतर्पण अपतर्पण संप्राप्ति देख के अगर आप करते हैं तो उससे काफी अच्छा फायदा मिलता है। जिनमें पेन ये फैक्टर ज्यादा देते हैं तो उसमें कई बार सुवर्ण शलाका से या ताम्र शलाका से या लोह शलाका से आप अग्निकर्म करेंगे तो भी उसमें आपको काफी अच्छा फायदा मिल जाता है। उसके साथ साथ अनुवासन बस्ती के 2-3 कोर्स हम करते हैं, साल के लिए करते हैं, तो धीरे धीरे पूरा डिजेनरेशन के जाता है और आपको एमआरआई में भी जो अंदर डिस्क से डिस्क मटेरियल था वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब होकर कैनल पूरा हो गया है या अच्छा मूवमेंट कर रहा है, इस प्रकार से आपको वापस देखने के लिए मिलता है। तो ये पंचकर्म की ट्रीटमेंट, कंट्रोल्ड एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम और फिर थोड़ा सदाचार, इनका ख्याल रखते हैं तो ये पेशेंट अपुनर्भव अवस्था में जाता है, अच्छे से ट्रीट हो सकता है। तो स्पाइन में जितनी भी तकलीफें हैं इन सबको हम बिल्कुल उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद में हम देखते तो उसमें हम
प्रायः ग्रेडेशन क्या है और स्टेज क्या है डिसीज की, ये देखते नहीं है। तो इसके लिए हमने एमआरआई को देख के ये डिसाइड किया है कि स्पाइनल कैनोमीटर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो वो ग्रेड 1 हम समझते हैं। उसको डिस्क बल्ज है, टिंगलिंग नमनेस रहता है, रेफर पेन रहता है, उस स्टेज में जैसे महायुवराज गुल जैसे, सुवर्ण मालिनी जैसे धातुक्षय को दूर करने वाले और सिद्ध मकरज्योति जैसे हम प्रकल्प देते हैं तो उनसे काफी अच्छा फायदा होता है। स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, आप धानुअंतर तेल, सहचरादि कषाय, धानुअंतर कषाय, धानुअंतर तेल या प्रसारण तेल का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट स्टेज में इनका काफी अच्छा फायदा हो सकता है। तो रिमेंबर, अगर स्पाइनल कैनल डायमीटर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हमें चिंता का कारण नहीं है, उसको हम ग्रेड 1 समझ के ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, दूसरी स्टेज रहती है ग्रेड 2। तो इसमें स्पाइनल कैनल डायमीटर जो है वो 0.6 to 0.1 के करीब है। मींस यहाँ कॉम्प्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कई बार पोस्टीरियर ऑस्टियोफाइट से वो बढ़ गया है तो वो ठीक होने के लिए ज्यादा समय लगता है। इनमें टिंगलिंग, नमनेस या जो बाकी सिम्टम्स रहते हैं कि सेंसरी नर्व कॉम्प्रेशन की वजह से, वो भी ज्यादा रहते हैं। सेंट्रल और फोरामिनल कैनल स्टेनोसिस इनमें बहुत ज्यादा रहने की संभावना रहती है। माइल्ड टू मॉडरेट न्यूरोडेफिसिट इनमें शुरू हो जाता है और डिस्क का डिफ्यूज प्रोट्रूजन इसमें होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम सुवर्ण भूपति रस, जिसमें सुवर्ण, अभ्रक, ताम्र, ये सारी चीजें हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं, भारत गंधक, तो इससे काफी हद तक रिजल्ट मिल जाता है और उसको शूल को कम करने में, करने में इसकी मदद मिलती है। धातु क्षय संप्राप्ति ज्यादा है तो उसको रसराज रस जैसे हम दे सकते हैं। पंचामृत लोह गुड़, ये इसमें सबसे अच्छी दवा है कि जो 80 मज्जागत मांस में, खास करके जब हाँ मज्जा धातु का संबंध आता है अस्थि और मांस के साथ साथ, रूट कॉम्प्रेशन सीवियर हो जाता है, यहाँ पंचामृत लोह गुगुल का रिपोर्ट जो है ये काफी अच्छा पाया जाता है। स्नायुगत इसमें अच्छा होता है। इसमें रौप्य भस्म होने की वजह से जो नर्व रूट का कंडक्शन जो कम होने की वजह से जो पेन होना शुरू हो जाता है, उसको रोकथाम करने में पंचामृत लोह गुगुल बहुत अच्छा काम करता है, ये मेरा अनुभव है। तो इसके साथ साथ धानुअंतर कषाय, क्षय तो विदारी आदि कषाय या धनद नयन आदि कषाय, बहुत सारे कषाय हमारे पास है, या सहचर आदि कषाय, सहचर बलादि कषाय, तो संप्राप्ति के अनुसार हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम तेल धारा के लिए प्रभंजन तेल, सहचर आदि तेल, इनका उपयोग करते हैं। माशपिंड श्वेत का उपयोग यहाँ कर सकते हैं, विदारी आदि कषाय और सहचर आदि कषाय। अनुवासन बस्ती का प्रयोग गुग्गुल, तिक्त, घृत और प्रसारण आदि तेल और लाक्षादि तेल का साथ में इसमें कर सकते हैं। निरूह बस्ती का प्रयोग दशमूल कषाय, धानुअंतर कषाय, सहचर आदि कषाय कर सकते हैं। और इन पेशेंट्स में शिरोधारा देना भी अनिवार्य होता है। कई बार ये लगता है कि स्पाइनोलॉजी में शिरोधारा क्यों देनी है, क्योंकि शिरोधारा से सारे मसल्स जो स्टीफ होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। सारे मसल्स को रिलैक्स करने में सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो है नींद रहती है। तो जैसे भी इससे धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाता है तो शिरोधारा से काफी मसल रिलैक्सेशन हो जाता है। इसीलिए ग्रेड 2 और 3 में हमें शिरोधारा को इंक्लूड करना जरूरी होता है। और 0.5 के नीचे अगर कैनल डायमीटर आ जाता है तो ये सबसे गंभीर बात रहती है। कई बार इनमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट सीवियर बढ़ता है, उन पेशेंट उंगलियां नहीं हिला पाता है या चलना नहीं जाता है या प्रेशर से चल नहीं सकता, उसको उठा के लोग लाते हैं। तो इस अवस्था में थोड़ा हमें ज्यादा ख्याल देना रहता है। पोस्टीरियर ऑस्टियोफाइट्स है, टिंगलिंग नमनेस ज्यादा है, सीवियर सेंट्रल कैनल स्टेनोसिस है, तो यहाँ आधुनिक चिकित्सा की भी कई बार जरूरत पड़ सकती है, या मेड्रोल जैसे इंजेक्शन कई बार पेशेंट को 1-2 दिन देने की शायद जरूरत पड़ सकती है। अगर हम पंचकर्म से 2-3 दिन में अगर उसको रिलीफ मिलता है तो धीरे धीरे आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसमें कॉम्प्रेशन ऑफ एक्सुलर डिस्क मटेरियल जो है स्पाइनल कैनल में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी अवस्था में बृहस्पति चिंतामणि सुबह शाम 2 बार हम दे देते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। रसराज रस आप उसके साथ दे सकते हैं। पंचामृत लोह गुगुल, धानुअंतर सहचर आदि कषाय, रासना सप्तक कषाय, सिद्ध मकरज्योति, इनका काफी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे इसमें तेल धारा जो है सर्वांग, तो पेन अगर ज्यादा है तो मुरीवेण्णा तेल है, कर्पूरादि तेल है, सहचरादि तेल है, इनको आप ऐड करके सकते हैं। माशपिंड स्वेद यहाँ जो करते हैं वो सहचर बलादि कषाय से या प्रसारण्यादि कषाय से हम करते हैं तो अच्छा लगता है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो गुग्गुल तिक्त कषाय से भी उसको धारा करते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट आता है। अनुवासन बस्ती यहाँ गुग्गुल तिक्त घृत और महानारायण तेल, इन दोनों का मिक्स करके देते तो ज्यादा अच्छा। तो ग्रेड 3 में यहाँ हमें ज्यादा देंगे। जैसे ग्रेड 1 में हम योग बस्ती देंगे, ग्रेड 2 में काल बस्ती देंगे, ग्रेड 3 में कर्म बस्ती। इसको लगभग 1 महीने तक पंचकर्म की ट्रीटमेंट जो है वो जरूरी रहती है।
इस प्रकार से अगर हम ग्रेडेशन के अनुसार हमारे ट्रीटमेंट काल कर्म योग बस्तियों का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट के लिए काफी अच्छा हो जाता है, और उसको जैसे अब पुनर्भव चिकित्सा जो वो अपेक्षा करता है, पहली बार आता है तो उसको वो उसमें मिल जाता है, और स्पाइनल कैनाल डायमीटर धीरे 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 उनका काफी अच्छा हो जाता है। अभी तक हम लगभग 10,000 से ज्यादा पेशेंट किए हैं, इनमें ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन। तो ये डायग्नोस्टिक कंसल्टेशन जो है उसमें रिकवरी डिले क्यों होती है इसमें, तो बैक सिम्टम्स अगर परसिस्ट रहते हैं तो वापस एक बार एक्टिविटी देखिए, मूवमेंट देखिए, कॉज क्या है उसको देखना ज्यादा जरूरी है। टिश्यू और बोन जो एब्यूटिंग रहते हैं ड्यूरेशन, वो इंडिकेट करते हैं कि कॉज कौन सा है, तो उसको हमें ज्यादा देखने की जरूरत रहती है। स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, धारा, कटी बस्ती, मन्यावस्ती, ये करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें उसके लिए देखने की ये जरूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो हमें इसमें पता चल जाता है कि ये फिजियोलॉजिकल एविडेंस जो नर्व रूट से हमें मिलता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ट्रीटमेंट करने के बाद हम नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं तो उसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट भी दिखाई देती है। इसलिए ग्रेड 2 और 3 में हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ग्रेड 1 के पेशेंट अग्नि कर्म से या बस्ती कर्म से या योग बस्ती से काफी अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट वन। उसमें कुछ रेड फ्लैग्स रहते हैं, कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स है, कौन से नेगेटिव फैक्टर्स है, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन। तो एलोपैथी में इनके पास क्या क्या है, तो वो बाकी सारी चीजें रहते हैं। मोर देन 40 ईयर्स वो चीज कर रहे हैं, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया दे देते हैं। बाकी सारे मोस्ट ऑफ द बैक पेन, मस्कुलर पेन, लिगामेंटल स्ट्रेन बन के चलते हैं। मैकेनिकल बैक पेन के लिए वो क्या क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं ये हम देखते हैं। उनके बाकी जो भी स्टडीज है ये सारे रिट्रोस्पेक्टिव है, आरबीसीटी ट्रायल्स नहीं है। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट की जो सुपेरियरिटी है वो हमें अच्छे से अच्छी पता चलती है कि एपिड्यूरल और स्टेरॉइड इंजेक्शन या बाकी थेरेपी से ज्यादा हमारी ट्रीटमेंट पंचकर्म की जो है ये काफी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। तो सर्जरी में साइटिका में कब करनी चाहिए, कि जिनमें हम बाकी सारी ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर तकलीफ नहीं होते। लगभग हमने 50,000 से 1 लाख केसों में से सिर्फ 3 केसेस की ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की है, तो लगभग 95% केसेस हमारे काफी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कई पेशेंट में जिसमें ऑस्टियोपाइड्स बहुत ज्यादा बड़े हैं या कॉम्प्रेशन ज्यादा है, मेंटल फैक्टर्स ज्यादा है, इनमें कई बार नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में कई बार इमरजेंसीज आती हैं। तो उनमें 4 to 6 वीक ट्रीटमेंट देके अगर वो नहीं होता है, मींस एबल मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं होते, तो उनके लिए देखना पड़ता है। बैक पेन और लेग सिम्टम्स ऑफ पेन जो है, नमनेस और वीकनेस जो है, ये उनका देखना जरूरी होता है। वो अगर अच्छा हो जाता है तो उनमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाता है। और शॉर्ट टर्म रिलीफ जो सिम्टम्स रहते हैं तो उनके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन इनमें कुछ भी क्लिनिकल अगर सिम्टम नहीं होते हैं तो कई बार इन पेशेंट्स को हमें सर्जरी के लिए भी भेजना पड़ता है। लेकिन उससे ज्यादा हमें हमारी ट्रीटमेंट से ज्यादा रिलीफ मिलता है, ये आज तक का हमारा अनुभव है। नेक्स्ट वन। जैसे सर्जरी हम करते हैं उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कि टेंडन रिफ्लेक्सेस अगर गए जाते हैं तो वो वापस रिकवर नहीं होते। 1/3 ऑफ द लेफ्ट पेशेंट सेंसरी डिफिसिट तो उनमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ओनली एब्सोल्यूट इंडिकेशन इज कॉडल इक्विना सिंड्रोम, कॉडा इक्विना सिंड्रोम। ब्लैडर बॉवेल जाता है तो ही पेशेंट को करने के लिए भेजना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर कॉडा इक्विना सिंड्रोम नहीं है तब तक आप उसको क्लिनिक में बाकी ट्रीटमेंट दे सकते हो। रिलेटिव इंडिकेशंस उनके जो है वो देखना पड़ता है। ग्रॉस मोटर वीकनेस जो रहता है वो वैसा ही रहता है, वो वापस रिकवर नहीं होता। लॉस ऑफ ब्लैडर बॉल फंक्शन है वो भी कई बार रिकवर नहीं हो पाता है। रिकरेंट इनकैपेसिटिंग लेग पेन जो है वो पेशेंट में ऑपरेशन के बाद भी रहता है। कितने पेशेंट हमारे पास ऑपरेशन के बाद भी आए हैं और वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अच्छे होके चले गए। इसलिए परसिस्टेंट लेग पेन ये भी ऑपरेशन के बाद रहने की संभावना जाती रहती है। इसलिए बेस्ट विंडो पीरियड 3 to 6 मंथ्स जो है वो, एंड ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर नहीं है, इसीलिए ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद ही सबसे बेहतर है।
एक्सक्लूड अदर कॉजेज जो है वो हमें देखने पड़ते हैं, जैसे मांस धातु का क्षय है, मच्छर धातु का क्षय है, बाकी धातु क्षय है, ये ऑपरेशन से ठीक होने वाले नहीं है, ये आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। तो उनमें लगभग 60 to 70% इंप्रूवमेंट मिलती है, और हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा देर तक ट्रीटमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट वन। तो हर्निएटेड डिस्क में अगर हम देखते हैं तो बैक पेन, लेग पेन से हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, और उसमें लगभग पेशेंट्स में 2 या 3 वीक में काफी अच्छी चेंजेस उसमें हमें दिखाई देती है। हर्निएटेड डिस्क की सर्जरी करते हैं तो उनके रिफ्लेक्सेस वगैरह बाकी आते नहीं है, तो ये सारी सर्जरी का रिकरेंस रेट भी ज्यादा है। L4 में कॉम्प्रेशन था, थोड़े दिनों के बाद L3 में कॉम्प्रेशन होता है, धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि हर्निएटेड डिस्क सर्जरी की जगह हम अपनी ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट वन। तो उनके यहाँ प्रोसीजर्स क्या क्या है एलोपैथी में, कि कोमोन्यूक्लियोसिस है, परक्यूटेनस डिस्केक्टोमी है, कुछ मैकेनिकल ट्रैक्शन जैसे लिए हैं, लेजर ऑपरेशन कर सकते हैं, ओपन सर्जरी कर सकते हैं, पोस्टीरियर लैमिनेक्टोमी की सर्जरी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लैमिनेक्टोमी एंड डिस्केक्टोमी कर सकते हैं, लिमिटेड अप्रोच है, फार लैटरल डिस्केक्टोमी है, एंटीरियर अप्रोच है, आर्थ्रोस्कोपिक डिस्केक्टोमी है, माइक्रोलम्बर डिस्केक्टोमी है। अब सर्जिकल और रोबोटिक चेंजेस आ गए हैं। और आयुर्वेद में हमारे पास क्या है, स्नेहन है, स्वेदन है, व्यापन है, शिरोधारा है, कट्टिबस्थ्य है, मन्याबस्थ्य है, अग्निकर्म है, जलोकाचारण है, सिरावेद है, उपाना है, शिरोधारा है। ये सारी चीजें अगर हम उसमें अप्लाई करते हैं तो काफी हद तक उनमें ये रिजल्ट्स हमें अच्छे मिल जाते हैं। तो उनके पास क्या है और हमारे पास क्या है, तो अगर ये हमारी ट्रीटमेंट लेते हैं एलोपैथी की जगह, तो एडवांटेजेस ऑफ आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा है एलोपैथी इन प्रोसीजर्स के अलावा, क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा रह सकते हैं। तो इसमें रिलीव्स पेन एंड स्पैज्म जो है बिल्कुल चला जाता है। मोटर फंक्शन जो है वो उनका काफी अच्छा रहता है। सेंसरी और पैरेस्थेसिया धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं, वो तुरंत इंप्रूव नहीं होते, उसको 6 to 8 months, कई बार 6 to 8 weeks से ज्यादा समय लगता है। बोन डेंसिटी पेशेंट की अच्छी बढ़ती है, जैसे सिद्धम अगर आप थोड़े दिन ज्यादा दे दो तो बोन डेंसिटी भी पेशेंट की अच्छी बढ़ती है। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड प्रोसेस, जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो रहते हैं शरीर में, जैसे HSCRP, और ये सारी चीजें बढ़ने के बाद नर्व्स में इरिटेशन रहता है या मसल्स में पेन आना शुरू जो होता है, वो भी हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, वो सर्जरी से ठीक होने वाले नहीं है। मसल का टोन बहुत ज्यादा फ्लासिड हो गया तो रिवर्स नहीं होगा, लेकिन अगर मॉडरेट टू माइल्ड स्टोन में है तो वो अच्छे से अच्छा रिपोर्ट हो सकता है। बल्क और टोन जो है मसल का दोनों अच्छे होते हैं। मसल की स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी बढ़ती है। नर्व रूट इम्पिंजमेंट जो है वो रिलीव होता है। पेन जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं वो कई MRI में और एक्सरे में आप ऑस्टियोफाइट्स भी रिवर्स हो गए हैं, ये देख सकते हैं। लिगामेंट्स में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स के, उनको भी वो हील करता है। फैसिटल जॉइंट्स में है उसको रिकवरी करके उसको भी हील करता है। नरिशेस डिस्क बाय द उपस्नयन न्याय थ्रू द एंड प्लेट्स। कई बार एंड प्लेट डिजेनरेशन जैसे नेक्स्ट हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं, वो अगर हो जाता है कि वहां से जिसका डिस्क को ब्लड सप्लाई नहीं रहता है, तो उसका नरिशमेंट जो होता है वो उपस्नयन न्याय से धातु से ही होता है, वो हमारे बस्ती से काफी अच्छा होता है, जो एलोपैथी ट्रीटमेंट से नहीं होता। तो एंड प्लेट्स डिजेनरेटिव पेशेंट्स में हमारे ट्रीटमेंट्स की काफी अच्छी फायदा होता है ऑपरेशन से। इंक्रीजेस टोटल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन, धीरे धीरे पेशेंट की फ्लाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है, एंटीरियर फ्लेक्जन, लैटरल फ्लेक्जन, रोटेशन, ये सारी चीजें काफी हद तक बढ़ सकती है। 60 to 80% नॉर्मल मूवमेंट्स उसमें आना शुरू हो जाता है। रेंज ऑफ मूवमेंट जो है स्पाइन का वो काफी अच्छा आ जाता है। रिकरेंस जो है 10 to 20% या 30% पेशेंट्स में आ सकता है, जो बस्ती कोर्स फॉलो नहीं करते या मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ाने वो फॉलो नहीं करते, कई बार जल्दी और प्रेशर से या फोर्स से मूवमेंट करते हैं, कई बार हेवी ऑब्स्टेकल उठाते हैं, आगे झुक के काम करते हैं, उनमें कई बार वापस हो सकता है। हमारे ट्रीटमेंट से प्लेजेंट फील आ जाता है, स्किन अच्छा हो जाता है, नरिशमेंट आ जाता है, चेहरे पे रौनक आ जाता है, काफी हद तक फायदा हो जाता है। अंतर्बाह्य स्नेहन होने से मन से प्रसादन हो जाता है, रक्त धातु का प्रेरण हो जाता है, रक्त धातु का जीवन बढ़ता है, तो हर धातु का कार्य अच्छा बढ़ के, ओजस बढ़ के, तेज और पुष्टि जो बेनिफिट्स, अदर साइड इफेक्ट्स जो हमारे ट्रीटमेंट के मिलते हैं वो काफी अच्छा है। इसीलिए बाकी सिम्टम्स में कोमॉर्बिडिटी इन अदर सिस्टम जो रहती है वो भी हम ठीक करते हैं। इससे ज्यादा पेशेंट को क्या चाहिए, इतनी सारी चीजें हम करते हैं, मल्टी सिस्टम सारी चेंजेस जो है उनके वो मिलता
मिलता है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन भी होता है, और धीरे 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 पेशेंट ऑल एज ग्रुप के, छोटे बच्चों से लेकर हम 80, 90, 95 तक एज वाले सारे पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जहां 70 और 80 के आगे ऑपरेशन नहीं करना चाहते, तो कई बार कई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के माताजी और पिताजी यहाँ लाके ट्रीटमेंट लेके वो अभी अच्छे से काम कर रहे हैं, ये भी पता चलता है। तो हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एडवांटेज है, बहुत ही ज्यादा है। जो ऑपरेशन के एडवांटेज या पेन कम होना, इसके ऊपर लोग ध्यान देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये धातु क्षय और इनको अच्छा करना ये ज्यादा जरूरी रहता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस एडवांटेज की तरीके से अगर हम देखते हैं तो मन्याशूल हो, कटिशूल हो, पृष्ठशूल हो, कटिगत वात हो, इन में सिर्फ आयुर्वेद ट्रीटमेंट को ही बढ़ावा देना चाहिए, इसी से हमें आगे चलना चाहिए, काल कर्म योग बस्सी का उपयोग करना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, थोड़ा हो गया है, लेकिन इसमें हम आयुर्वेद की दृष्टि से सारे पेशेंट्स को बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो बी द चेंज यू वांट टू सी। जितना भी है आप खुद आपको बदल सकते हो। पेशेंट को थोड़ा आश्वासन चिकित्सा दीजिए, बाकी सारी ट्रीटमेंट दीजिए, उसके बाद आपको पेशेंट्स में काफी अच्छी राहत मिलती है। इसलिए स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो, सिर्फ कटिशूल डायग्नोसिस मत कीजिए, उसका डायग्नोसिस सही कीजिए, उसको समझ लीजिए, धातुगत दृष्टि कितनी है ये देख लीजिए, और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। सारे स्पाइनल बैक के जितने भी पेशेंट्स हैं वो हमारे पास ही आएंगे। एलोपैथी में उनके लिए कोई ज्यादा ट्रीटमेंट मोडलिटीज नहीं है। हम हमारे इसको बलस्थान बना के चिकित्सा को प्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। आप सबकी कुछ आशंकाएं हैं, क्लिनिकल कुछ पेशेंट्स के रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो आप कोई भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर टू यू राहुल सर। डेलीगेट्स के लिए सूचना है, किसी कोई क्वेश्चन रहे तो चैट बॉक्स में मैसेज करना है। आगे के समापन सत्र के व्याख्याता आदरणीय संतोष जी गटने का परिचय करने के लिए आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के हमारे सदस्य और मार्गदर्शक वैद्य देवदत्त देशमुख सर को मैं विनंती करूंगा कि वो आदरणीय गटने सर का परिचय करा दें। रोकना चाहता हूँ। वैद्य संतोष जी गटने मूलतः पुणे से है। वो बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। लौकिक शिक्षण उनका BAMS पुणे से हुआ है। उनकी व्यक्तिगत शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस जो है वो दत्तवाड़ी पुणे में है। अभी आपके पास आरोग्य भारती का पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत का सचिव करके दायित्व है और भारतीय किसान संघ का महाराष्ट्र प्रांत के वे मंत्री है। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो समापन सत्र प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार और सभी को धन्यवाद भी। आयुर्वेद के क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे वैद्यकीय क्षेत्र में जो त्रुटियां हम सबके नजर में आ रही है तो उसको निकालने की जिम्मेदारी, दायित्व हमकी है, हमारी है। और वो जिम्मेदारी, दायित्व निभाने के लिए आयुर्वेदाभ्यसनम ऐसा एक उपक्रम हमने आरोग्य भारती के द्वारा शुरू किया है। ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी जाती है। यह ज्ञान का प्रकाश है और स्थिति ऐसी है कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। तो जहां ज्ञान का अंधेरा नहीं पहुंचा वहां पे ज्ञान के दीप जलाकर वह अंधेरा नष्ट करने का कर्तव्य हम सब निभा रहे हैं।
इस ज्ञान यज्ञ में आप सब सम्मिलित होकर अपने शास्त्र का उपभ्रमण कर रहे हैं। यह शास्त्र के प्रति उपकार नहीं है, शास्त्र का हम पर उपकार है। इस उपकार को ध्यान में रखते हुए हमारा जो कर्तव्य बोध है वो समझकर आयुर्वेदाभ्यसनम के इस व्याख्यान श्रृंखला के द्वारा विविध वैद्यगण, डॉक्टर्स और सभी पैथी के डॉक्टर्स और नॉन मेडिको में भी आरोग्य भारती का काम चल रहा है और वो सभी कार्यकर्ता इस सभी पैथी में और नॉन मेडिको भी कार्य कर रहे हैं। वह अपने समाज के आरोग्य को अच्छा कर सके, प्रिवेंशन के क्षेत्र में अच्छा कर सके, इसका प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील जी इनामदार जैसे प्रवाही और प्रभावी वक्ता हम सबको मार्गदर्शन हमेशा करते रहते हैं और आज का वैशिष्ट्य ऐसा रहा है कि लगातार यह 25वां व्याख्यान पुष्प आज हुआ है। इन 25 व्याख्यानों के द्वारा हम इस ज्ञानदान के क्षेत्र में कुछ न कुछ योगदान आरोग्य भारती के आयुर्वेदाभ्यसनम उपक्रम के द्वारा कर सके हैं। इसमें आप सभी का योगदान महत्वपूर्ण है, वैसे ही सारे वक्ताओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है और उद्घाटन और आशीर्वचन के लिए उपलब्ध होने वाले विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अखिल भारतीय तथा अन्य कार्यकर्ता जो अपने पूरे व्यस्त कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहे हैं। इसी कारण से यह आयुर्वेदाभ्यसनम की व्याख्यान श्रृंखला यशस्विता की ओर जा रही है। इसका एक पड़ाव 25वां आज का व्याख्यान है। आशा करता हूं कि जल्द ही जल्द हम सब 100 व्याख्यानों की संख्या पूरी करने में यशस्वी होंगे। इसी कामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मेरा कथन पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संतोष जी। हमारे चैट बॉक्स में कुछ विद्यार्थियों के कुछ क्वेश्चन हैं। आदरणीय इनामदार सर। हाँ बोलिए सर, एक क्वेश्चन है सर, अग्निकर्म रक्त मोक्षण की पोजीशनिंग एक्सेट्रा के बारे में थोड़ा बता दीजिए। रक्त मोक्षण और अग्निकर्म। रक्त मोक्षण ये जैसे हम किसी पेशेंट में सद्यो राग रुजाम क्षमा इस तरीके से देखते हैं। कई बार पेशेंट में बहुत ज्यादा एगोनी पेन है तो हम क्यूबाइटल से उसका रक्त मोक्षण करते हैं तो भी कई बार उनमें पेन कम हुआ ऐसे दिखाई देता है, तो वहां से हम कर सकते हैं या लोकल जलाओ का चारण से भी कर सकते हैं। तो जिनमें पेन मोटिवेशन हमारे बाकी स्नेहन स्वेदन उपकरणों से कम नहीं होता है उनमें ये करके देखने वाली चीज रहती है। पहले स्नेहन स्वेदन करते हैं और जब ये कोर्स पूरा हो जाता है तब बाद में हम रेसिडुअल दोषों के लिए मीन्स रक्त मोक्षण भी उसके लिए करते हैं। अग्निकर्म ये बहुत ज्यादा पेन जहां होता है, जैसे मैक्सिमम पेन पॉइंट जहां है वहां देख के वहां हम करते हैं, लेकिन 2-3 घंटे के बाद वापस पेन शुरू हो जाता है तो उसको ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ये थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, ये समझ में आता है। कई बार 5-7 दिन के सेटिंग्स अगर कर देते हैं तो पेशेंट को काफी हद तक रिजल्ट उसका मिलता है, लेकिन उसमें ये रिजल्ट जब मिलता है जब ये ग्रेड 1 में हो या उससे कम में हो या मस्कुलर स्पैज्म में हो। तो मांस धातु में अगर दुष्टि ज्यादा है तो अग्निकर्म से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। मेद धातु में दुष्टि है तो उससे उतने फर्क नहीं आते, लेकिन अस्थि और मज्जागत धातु की दुष्टि में है तो उससे अग्निकर्म से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे मज्जागत धातु की दुष्टि हो तो उससे क्या होता है कि जैसे हम अग्निकर्म करते हैं वैसे तुरंत वहां का नर्व रूट कंडक्शन जो है
काफी हद तक बढ़ जाता है। और ये फास्ट जो स्पीड चलता है उसके कारण पेन का मॉड्यूलेशन कुछ समय के लिए रहता है, क्योंकि नर्व रूट से जो करंट दो प्रकार के हैं, एक स्लो और स्टेडी करंट जैसे बहता है, जैसे अल्फा बीटा डेल्टा वेव्स कहते हैं वैसे चलता है, और एक बहुत फास्ट करंट चलता है। तो वो जो फास्ट करंट है वो अग्निकर्म के द्वारा, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा तुरंत वो पेन है ठीक होना लगता है, लेकिन जब तक अंतर्गत धातु दृष्टि ठीक होती नहीं है तब तक वो पूरा ठीक होता नहीं है। तो किसी किसी पेन को अचानक दर्द हो गया, थोड़े दिन के समय से, हिस्ट्री भी ज्यादा नहीं है, धातु क्षय भी ज्यादा नहीं है, इन लोगों में हम अग्निकर्म, रक्त मोक्षण, इन जैसे लोकल उपचार जो है ये बाकी कर सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर पेशेंट्स में धातु क्षय ज्यादा है, डिस्क कॉम्प्रेशन सीवियर है, मज्जा धातु दुष्टि सीवियर है, तो उनमें हमें पंचकर्म का प्रयोग करना अच्छा रहता है। और उसके लिए अलग पोजीशन की जरूरत नहीं है, उसको फ्लेक्जन या एक्सटेंशन जहां ज्यादा दर्द होता है उस पोजीशन में बिठाओ और धीरे 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 रिलैक्स करके मैक्सिमम पेन पॉइंट पे आप उसको 1 बिंदु 4 बार 3 बार या 2 बार इस प्रकार से विद्ध करते हैं, या सिरावेद करते हैं, या अग्निकर्म करते हैं, या कुछ लोग विद्धाग्नि करते हैं, विद्ध और अग्नि दोनों साथ होते हैं, ये करते हैं, तो उससे कुछ काल तक राहत जरूर और अच्छी मिलती है। नेक्स्ट वन। दूसरा हेलो। क्वेश्चन है सर, पेशेंट ऑफ 25 year एज, HLA 27 is positive, can it be Yes. reversible? हाँ, अगर HLA-127 HLB-27 पास है तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि उसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो इन्फ्लेमेशन की वजह से सारे डिस्क अगर जुड़ के बाम्बू स्पाइन हो गया है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी बढ़ती है। HLA-B27 के लगभग 130 पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं, उसमें से मोर देन 128 पेशेंट्स में काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें आते हैं। वहां अग्निकर्म और इससे कम रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन वहां जो हम स्नेहन, स्वेदन और तेल धारा जो करते हैं उससे काफी अच्छे मिलते हैं। और HLA-B एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट में जिनमें शोथ शूल की संप्राप्ति बनती है, उनकी संप्राप्ति स्पाइन में शोथ की संप्राप्ति बढ़ने से होती है। तो शोथ प्रधान व्याधियों की संप्राप्ति के लिए अगर हम हमारी ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। IL-6, IL-8 जो भी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स है उनके, HSCRP है, या ये भी सारे ठीक होते हुए सही जाते हैं। तो कई पेशेंट में HLA-B27 निगेटिव है, लेकिन हम बोलते हैं कि निगेटिव नहीं होता, ये जेनेटिक फैक्टर है, ये हमेशा के लिए रहता है। लेकिन कई कई पेशेंट्स हमारे पास अभी ऐसे हैं कि जिनमें पूरा पंचकर्म करने के बाद, साल भर ट्रीटमेंट करने के बाद, अभी उनका जितना भी स्पॉन्डिलोसिस का समय हो गया था उससे आगे उनकी स्टेज बढ़ी नहीं। जैसे नेक पहले उनकी पूरी हिलती नहीं थी, गर्दन ऐसे हिलानी पड़ती थी, अब वो पूरा थोड़ा ऊपर नीचे गर्दन को फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, रोटेशन धीरे धीरे कर सकते हैं। मीन्स कमर से भी आगे का फ्लेक्जन, पोस्टीरियर फ्लेक्जन, ये दोनों चीजें पॉसिबल होती है। पूरे झुक के चलते हैं वो धीरे 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 स्ट्रेट होने की भी संभावना उनमें ज्यादा अच्छी रहती है। थोड़ा ज्यादा समय तक उन्हें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है और उनको हम वात रक्त की ओर से दृष्टि करते हैं, तो उनके बलागुड़ुचदी तेल का स्नेहन, स्वेदन, बस्ती बलागुड़ुचदी कषाय की धारा, ये सारा हम करते हैं, तो उनमें काफी अच्छी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। HLA-B27 के लिए आप सिर्फ आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से ही उनको ज्यादा अच्छे उपचार दे सकते हैं। साथ में सुवर्ण भूपति या रसराज रस ये उनको चालू रखिए, और दीर्घकाल उनको सिद्ध मकरध्वज का भी उपयोग कीजिए। पंचामृत लोह उगुल साथ में दीजिए। सहचर बलादि, बलागुड़ुच्चादि, रासना एरंड आदि, इन कषायों का भी उपयोग हम करते हैं तो उनको फायदा मिलता है। जो पेशेंट 3 या 4 पिलोज लेके सोता है वो धीरे धीरे 1 पिलो पे आ जाता है। इतना अच्छा फर्क HLA-B27 वाले पेशेंट में हमें क्लिनिकली मिलते हैं। तो इफ द पेशेंट इज हैविंग HLA-B27, तेल धारा उनको काल बस्ती ये मस्ट है, या कर्म बस्ती, कम से कम कर्म बस्ती, काल या कर्म बस्ती, उनको योग बस्ती के लिए बोलना भी नहीं, कम से कम 15 दिन का आप ट्रीटमेंट करो, आपका एक्सटेंशन, मूवमेंट ये जो है ये धीरे धीरे बढ़ने में
काफी हद तक मदद मिलती है। इवन कई पेशेंट में रिट्रोस्टर्नल जैसे चेस्ट भी उनका पूरा पैक हो जाता है, उनमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार कई पेशेंट्स में हाथ में भी दर्द होना शुरू हो जाता है एंगुलर स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट में, उनमें भी काफी अच्छा फर्क हो जाता है। तो HLA-B27 के लिए बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सिर्फ तेल हमें रक्त धातु की तरफ जाने वाले जो है बलागुड़चादी तेल जैसे, मधुयष्टादी तेल जैसे, इनका प्रयोग वहां करना पड़ता है। सिर्फ सहचरादि, कार्पासस्त्यादि, प्रसारण ऐसे देते रहेंगे तो उससे इतना फर्क नहीं मिलता है। लेकिन उसकी संप्राप्ति शोथ से शुरू होते तो रक्त, पित्त, कफामाई, दुष्टो दुष्टान बहिसिरा, नित्वारोत्तग्रस्ती, ये शोथ की संप्राप्ति समझ के उनको हम ट्रीट करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। लेकिन वहां संप्राप्ति स्थान जो है वो स्पाइन रहता है, इसलिए वहां रहता है। लेकिन संप्राप्ति शोथ की वहां चिकित्सा ज्यादा होती है। बाकी तौर पे मार्गावरोधजन्य, कॉम्प्रेशन की या क्षय की संप्राप्ति ज्यादा रहती है। शोथ की संप्राप्ति ये छोड़ के बाकी स्पाइनल डिसीजेस में काफी कम रहती है। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी में भी कई बार ये चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट वन। एक क्वेश्चन है, हाँ पिंड मानसून मज्जा क्षय के केस में पिंड छेद हाँ के अलावा अभ्यंग स्वेदन या शिरोधारा से कुछ रिजल्ट मिलते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन है सर। अच्छे मिलते हैं। आप महामास्टेल यूज करो, महानारायण तेल यूज करो। आपको अगर पिंड स्वेद नहीं करना है तो वहां मांसवर्धक तोल जो है, जैसे हमारे यहाँ बता है कि माश सैंधव विशेषता संकुचित गात्रे माश सैंधव साधितम, गात्र संकुचित हो रहा है, फिर हो रहा है तो माश और सैंधव, आप बृहद सैंधव तेल और महामाश तेल ऐसे इकट्ठा करके अगर आप स्नेहन स्वेदन करते हो तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट में कई बार ये चीजें हैं तो वहां विषगर्भ तेल का हम मसाज करते हैं या धारा करते हैं, उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप संप्राप्ति को समझ लीजिए। संप्राप्ति एक बार समझ में आ गई तो उस प्रकार के उसका गामित्व रहने वाली जो चीजें हैं वो स्नेह के माध्यम से हमें शरीर में भर देनी है। तो तेल का माध्यम हो, वो अभ्यंग का माध्यम कम देर के लिए काम करता है, पिंड सेद का माध्यम थोड़ा ज्यादा समय के लिए काम करता है। वो रस और रक्त के द्वारा भी संतर्पण करता है। जैसे मांसपिंड का हम स्वेद करेंगे, वो मांस और मेद को वहां से बढ़ाने भी मदद करता है। अभ्यंग भी पोषण करता है, लेकिन वो धीरे 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 होना शुरू हो जाता है और इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आप बस्ती में उनको मांस रस दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। धातुगामित्व कैसे लाना है, धातुगामित्व बढ़ाने वाले द्रव्य कैसे देने हैं, ये आपके ऊपर, ये वैद्य की खासियत रहती है। हर एक आदमी अलग अलग है, इसलिए कई पेशेंट जो है सिर्फ दवा देके ठीक करते हैं, कुछ स्नेहन से ठीक करते हैं। ये वातव्याधि है स्पेसिफिकली, पक्वाशय कटिशक्ति श्रोता से प्रसारणम वासता पक्वाधानम विशेषता, ते वातव्याधि होने की वजह से यहाँ स्नेह चिकित्सा का विशेष प्राधान्य। स्नेहोमयम प्राणाः प्राणाच स्नेह स्नेह साध्याश्च वर्तन्ते, ये स्नेह साध्य व्याधि है। बाह्य और अभ्यंतर स्नेह अगर हम देते हैं तो इसको हम कई बार अस्थि मज्जागत वात मान के इसकी चिकित्सा करते हैं। तो बाह्य अस्थि मज्जागत वात की चिकित्सा ये बाह्य अभ्यंतर स्नेह ही अस्थि मज्जागतम जयेत। तो बाह्य और अभ्यंतर स्नेह हम करते हैं तो अच्छा उसमें फर्क मिलता है। लेकिन स्नेहन के साथ साथ स्वेदन भी देना जरूरी होता है। तो स्वेदन के लिए आप कौन सी मात्रा यूज करते हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे तेल धारा, ये स्वेदन के तौर पे हम लेते हैं, स्नेहन और षष्टिशाली स्नेहन की तौर पे लेते हैं और षष्टिशाली हम स्वेदन की तौर पे लेते हैं। तो षष्टि से स्थानिक स्वेद हमें ज्यादा अच्छा मिलता है। इसीलिए पत्रपिंड स्वेद है, पोटली स्वेद है। अगर एक दो पॉइंट पे ही है तो वहां आप पत्रपिंडली स्वेद भी कर सकते हैं। या इसमें अलग अलग तेल, जैसे आप एरेंडल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या कई पेशेंट्स में स्टीफनेस ज्यादा है, दर्द ज्यादा है तो मोहरी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स ऐसे अलग अलग तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तेल या स्नेह जो है जितने भी उपलब्ध है, इसका आप उपयोग करेंगे तो, या चतुस्नेह का बस्ती का प्रयोग करेंगे तो भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। स्नेहन स्वेदन आप सिर्फ करो और बस्ती में मांसवर्धक दे दो, वो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हम सारी चीजों से, सिर्फ अग्नि मीन्स विद्या से भी ठीक कर सकते हैं, सारी चीजों से ठीक करते हैं। लेकिन हमें देखना है कि संप्राप्ति कहाँ तक पहुंची है।
अस्सी क्षय कितना है, मांस क्षय कितना है, और इनका कॉम्प्रेशन या मार्गावरोध कितना एक दूसरे के ऊपर है, ये देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं। उससे ड्यूरेशन में थोड़ा कम ज्यादा फर्क पड़ेगा, इतना ही है। लेकिन आपको 8 या 10 दिन 15 दिन का, अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि कई बार पेशेंट आता है कि मेरे पास 8 ही दिन है, मैं आईटी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हम ये सारा आर्मामेंटेरियम साथ में यूज करते हैं। तेल धारा, शक्तिशाली, बस्ती, शिरोधारा, इन सभी का साथ में उपयोग करते हैं, जिससे पेशेंट को काफी हद तक फायदा हमें मिलता है। हेलो सर। यस, बोलिए। सर विद्ध कर्म एक्चुअल में कैसा एक्ट करता है? जॉइंट्स देखो, पेन, स्पेसिफिक जॉइंट्स पेन में कैसे मतलब एक्शन होता है उसका? हाँ देखो, कोई भी चीज कैसे काम करती है, आयुर्वेद की दृष्टि से हम दोष धातु मलामूलम ही शरीरम मानते हैं। तो दोष की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे हम विद्ध करते हैं, वहां से रक्त धातु का स्रवण होता है, या स्त्रोतो विद्ध होने से वात की गति वहां जो अवरुद्ध होती है वो ठीक होती है, ये बात है। आधुनिक दृष्टि से हम देखेंगे तो जैसे भी हम किसी भी चीज से हमारे यहाँ शॉक देते हैं, ये थर्मल शॉक है, आप समझिए कि वहां हम क्या करते हैं, विद्ध में वहां का लोकल टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर जैसे भी बढ़ता है स्पेसिफिक नर्व रूट से, तो उसकी संवेदना तुरंत नर्व से, सेंसरी डर्मेटोम से वो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर पार्ट में जाता है, वहां से प्राइमरी सेंटर में जाता है, वहां से सीधा पोस्टीरियर स्पाइनल ट्रैक्ट से पेन ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन में प्राइमरी सेंटर में जाती है। फिर वहां की चल कि ये कितना ज्यादा है, इसको ढकेल देना है, नहीं करना है, क्या ये कहते हैं, उसके अनुसार मोटर सेंसरी सिस्टम काम करती है। उसमें अल्फा बीटा डेल्टा ये अलग अलग प्रकार के नर्व्स रहते हैं जो स्टिमुलेट रहते हैं। तो कई बार उसमें जो अल्फा फाइबर्स रहते हैं वो उस पर स्टिमुलेट ज्यादा है। जैसे आप धीरे धीरे मसाज करोगे, धीरे धीरे अग्नि करोगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ोगे। पंचकर्म में क्या है, हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमारे स्किन का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है पंचकर्म से, वो भी एक ट्रीटमेंट है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, शॉक जैसे टेम्परेचर अचानक बढ़ाते हैं तो नर्व रूट से वो टेम्परेचर चला जाता है, और रिफ्लेक्स एक्शन से वहां पी फैक्टर स्टिमुलेट हो जाता है, और पी फैक्टर वहां जो नर्व रूट में जो सेंसेशन जो है वो कम कर देता है। इससे एसिटिल कोलिन, नोस्टेलिन, ये जो आने वाले जो वहां के संप्रेरक है, एड्रेनालिन और नॉरेड्रेनालिन, ये आना बढ़ जाते हैं और वो पेन को कुछ समय के तक के लिए रोक देते हैं। इस प्रकार से उसकी संप्राप्ति है। एनेस्थेसिया के जो बुक्स रहते हैं, पेन मॉड्यूलेशन के बुक्स जो रहते हैं, इसमें आप पढ़ोगे तो आयुर्वेदिक पेन मॉड्यूलेशन कैसे होता है, इसके लिए हमने भी एक बहुत अच्छा व्याख्यान दिया कि जिससे हम पता चलता है कि हमारा स्नेह संवेदन क्यों काम करता है, जड़ से इसको क्यों ठीक करता है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो ये सेंसरी डर्मेटोम से जो नर्व रूट का कंडक्शन जो है उसको रोक के हमारी ये पेन जो है ये है, तो प्राइमरी और सेंसरी कॉर्टेक्स में ही वो रोकी जाती है, लेकिन वो हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। प्राइमरी सेंटर में जब तक वो बना रहता है तब तक वो पेन चला रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि सेंट्रल एनास्थेटिक अलग रहते हैं, जैसे भंगा, गंजा, मातुल, ये लोकल एनास्थेटिक रहते हैं, वहां देने से वो उसको सेंसरी सिर्फ ब्लॉक करते हैं, उसी से पेन का पता नहीं चलता है। जैसे हम एलोपैथी में ट्रेमाडोल देते हैं, उससे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन का जो पेन का सेंटर है ना उसको हम रोक देते हैं, स्पाइन में नहीं करते। इसलिए प्राइमरी सेंसिटाइजेशन आप कहाँ करते हैं कि लोकल सेंसरी डर्मेटोम पे करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में करते हैं, सेकेंडरी टेंशन पे करते हैं, या प्राइमरी सेंटर जो ब्रेन का पेन का है उसमें करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको इससे भी अच्छे जानकारी जानना है तो हैरिसन में पेन की संप्राप्ति दी है, वो काफी अच्छी तरह देख लो, बहुत ही अच्छी वहां दी है, और उसके द्वारा हम आयुर्वेद को बहुत ही सरल और आसानी से समझ सकते हैं। दैट मीन्स सर विद्ध कर्म बार बार करने से, स्टिमुलेशन बार बार देने से सॉल्व हो सकते केस, लेकिन धातु क्षय ठीक नहीं होगा ना उससे, धातु क्षय उससे ठीक नहीं होता है पूरी तरह। यस सर, थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। चैट बॉक्स में और कई सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप जिस तरह से डिटेल में समझा रहे हैं, सभी मतलब उसी रिलेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन मैं ग्रुप पे शेयर करके आपसे वो उनका सॉल्यूशन लेके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। काफ़ी अच्छी तरह से आपने आज हमारे विद्यार्थियों के लिए, मैक्सिमम जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है जो काय चिकित्सा पढ़ने जा रहे हैं या चिकित्सा पढ़ने जा रहे हैं, उनको काफ़ी समझ में आया होगा। मतलब
आने वाला है। जो अपन ले रहे थे अभी तक आरोग्य भारती के माध्यम से प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्षों के हिसाब से ले रहे थे, थ्योरेटिकल लेक्चर ले रहे थे। आज पूरा अप्लाइड लेक्चर हुआ है सर, और हम जैसे नए वैद्यों को भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिशा दर्शक ठहरने वाला लेक्चर रहा है सर। आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की तरफ से मैं आदरणीय वैद्य सुनील इनामदार सर आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ आगे भी आपको सुनने का और नए वात व्याधि पे सुनने का मौका मिले। उस हिसाब से मनोज चौधरी सर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपका जो 30 साल का एक्सपीरियंस है वो नए वैद्यों को और विद्यार्थियों को मिलना चाहिए सर। काफ़ी अच्छी तरह से मॉडर्न और आयुर्वेद ऐसा दोनों के हिसाब से आपने बताया है। कई बार क्या होता है कि रुग्ण, मैं जब नई प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो रुग्ण जब प्रैक्टिस में हमारी तरफ आते हैं तो क्या इन्वेस्टिगेशन, हम सिर्फ आयुर्वेद बताते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से क्या बताना चाहिए, तो नए वैद्यों को भी काफ़ी इसका फायदा होगा सर। उसी के साथ आज हमारे व्याख्यान श्रृंखला के प्रमुख अतिथि रहे राकेश जी पंडित सर, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी मैं पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। हमारे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष विनायक जी कुलकर्णी सर, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उसी के साथ हमारे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के सचिव, जिनके अनमोल मार्गदर्शन हमें हमेशा होते रहते हैं, आदरणीय संतोष जी गटने सर, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे आयुर्वेदाभ्यासन इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम के प्रमुख आदरणीय मनोज चौधरी सर, जो हमें हर बार कोई नई विषय पे व्याख्यान रखने के लिए स्फूरित करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के सदस्य देवदत्त देशमुख सर, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस व्याख्यान को उपस्थित रहे सभी गणमान्य और आदरणीय वैद्यों का मैं धन्यवाद देता हूँ। सब डेलीगेट्स को आगे के व्याख्यान के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ शांति मंत्र से हमारे इस व्याख्यान की समाप्ति होगी। धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल। और इसी के साथ ये जो हिंदू नव वर्षारंभ की पूर्व संध्या को जो लेक्चर हुआ सर, काफ़ी यादगार रहेगा, क्योंकि ये हमारा 6 महीने में 25वां लेक्चर था सर, जिसे अपन रौप्य महोत्सवी लेक्चर कह सकते हैं सर, जो काफ़ी यादगार रहेगा। सभी को हिंदू नव वर्षारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको जय श्री राम। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर। थैंक यू।